10 मिनट में उसको थोड़ा याद दिला देता हूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों को और कर देता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे मानव में व्यवस्था और उसके साथ परिवार में व्यवस्था की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने चर्चा को इस जगह से शुरू किया था कि विकास की इस दौर में दिनों दिन अपने को, परिवार को, समाज को बेहतर करने की इस दौर में हम सिर्फ सुविधा वाले आयाम को ही बेहतर करने का काम करेंगे या जिंदगी के बाकी आयामों को भी बेहतर करने का काम करेंगे। अगर सिर्फ सुविधा वाले आयाम को ही बेहतर करने का काम करेंगे तो हमारी सुविधाएं तो दिनों दिन बढ़ जाएंगी, कच्चे मकान पक्के हो जाएंगे, मोबाइल बेहतर हो जाएंगे, कपड़े बेहतर हो जाएंगे, गाड़ियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उसमें रहने वाला आदमी अगर बेहतर नहीं हुआ तो व्यवहार की जगह पर समस्याएं बनी रहेगी, विचार की जगह पर, भाव की जगह पर, समझ की जगह पर समस्याएं बनी ही रहेंगी, उनका कोई हल नहीं होगा और उसके कारण होने वाला दुख यथावत बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं। तो सुविधा के द्वारा सुविधा से होने वाले दुख को तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन सुविधा हो जाने से संबंध वाला दुख दूर नहीं होगा। उसी को अलग अलग उदाहरणों से कल हमने समझने की कोशिश की थी कि गर्मी की तकलीफ को तो हम एसी से, पंखे से, कूलर से दूर कर सकते हैं, लेकिन उसी एसी कमरे में बैठे हुए जिन 4 लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, अगर आपस में विरोध है, मनमुटाव है, घृणा है, नफरत है, लड़ाई झगड़ा है, तो ऐसी स्थिति में एसी कमरे में सोफे पर बैठ करके भी हम आराम में नहीं रह सकते, परेशान ही रहेंगे। और ये समझना जरूरी है कि संबंध की ये समस्या सुविधा से दूर नहीं हो सकती। गया जुड़ी हुई समस्या ठीक नहीं हो सकती है उससे। संबंध से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए तो संबंध में भाव और व्यवहार के ही ठीक होने की जरूरत है। संबंध में अगर भाव और व्यवहार ठीक नहीं होता है तो वो समस्याएं हल नहीं हो सकती। आज हम थोड़ा लौट करके संबंध के मुद्दे पर थोड़ी बात और कर देंगे, कल उसका विस्तार करेंगे हम, बट आज थोड़ी बात इस पर हम और कर देंगे ताकि धीरे धीरे हमारा ध्यान जाना शुरू हो कि क्या चूक हम सामान्य रूप से करते रहते हैं संबंध की जगह। उसके साथ हमने ये बात की थी कि विचार की जगह पर देखेंगे तो समाधान की जरूरत है। समस्याओं में सिर्फ हमारा विचार अगर घूमता रहता है तो अंदर कहीं न कहीं परेशानी, उलझन, तनाव बना ही रहता है। इसी तरह से भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव जितनी देर हमारे अंदर बने रहते हैं, हमारी अपनी शांति के, हमारे अपने सुख के कारण बनते हैं। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है, नफरत आती है, दूसरे को परेशान बाद में करती है, सबसे पहले वो हमको परेशान करती है। आपको तो मेरे अपमान का पता तब चलता है जब मैं जाकर के आपको अपमानजनक कुछ बोल देता हूँ, लेकिन जिस क्षण से मेरे अंदर अपमान का भाव उठता है उसी क्षण से हमारे अंदर की असहजता शुरू हो जाती है, हमारे अंदर की बेचैनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर की परेशानी शुरू हो जाती है। इन सब के मूल में हम लोगों ने ये बात की थी कि वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ के साथ ही हमारा भाव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय का काम ठीक हो सकता है। समझ वाला भाग अगर ठीक नहीं होगा तो भाव की जगह पर भी हम चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं रख सकते। अभी हमारी स्थिति ये होती है कि हम अपने में ठीक भाव को रखना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप हमको कुछ अपमानजनक बोलते हैं, विरोधजनक कुछ बोलते हैं, गुस्से के साथ कुछ बोलते हैं, नफरत के साथ कुछ बोलते हैं, मेरा अपना भाव बिगड़ना भी शुरू हो जाता है। तो आपकी अपमानजनक बातों को सुनते ही मेरे अंदर भी अपमान उठना, विरोध उठना शुरू हो जाता है और हम भी कहीं न कहीं उसी लूप में फंस जाते हैं। तो समझने की जरूरत इसलिए दिखाई देती है कि समझ के बिना हम चाहते तो हैं इन जगहों पर चीजों को ठीक रखना, रख नहीं पाते।
रख नहीं पाते हैं, गैप बना ही रहता है इन जगहों। इतने के साथ अगर एक बार जरूरत लगती है कि इन सब चीजों की जरूरत है, एक मानव के रूप में विकसित होने के लिए इन सभी आयामों पर काम होने की जरूरत है, तो रुक करके अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये सभी आयाम हमारे लिए जरूरी हैं, तो इन सबों को ठीक करने के लिए कुछ समय और प्रयास लगाना जरूरी है। अगर हम समय और प्रयास नहीं लगाएंगे चीजों को ठीक करने के लिए, तो क्या अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी। तो अपने से रुक के ये सवाल पूछने की जरूरत है कि सुविधा की जगह पर हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, संबंध में व्यवहार को ठीक करने के लिए हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, हमारा अपना विचार और अपना भाव ठीक हो जाए उसके लिए हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, और हमें वास्तविकताओं की ठीक समझ विकसित हो जाए उसके लिए हम कितना समय और प्रयास। क्योंकि जिस दिशा में हम समय ही नहीं लगाएंगे, प्रयास ही नहीं लगाएंगे, उस दिशा में कोई उपलब्धि हो सकती है। तो अपने लिए एक सरल प्रश्न ये पूछने की जरूरत है कि कितना समय हम सुविधा के उत्पादन के लिए, उसको पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, कितना समय हम संबंध में व्यवहार ठीक हो जाए हमारा उसके लिए लगा रहे हैं, कितना समय हमारा अपना भाव और विचार ठीक चले उसके लिए हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं, और चीजों की ठीक समझ हमारे में विकसित हो जाए, परिवार की, समाज की, प्रकृति की, स्वयं की, उसके लिए हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं। ये हिसाब जब तक हम अपने में लगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि कहाँ समय लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। और जहां जहां इसमें समय लगाने का काम ही नहीं करेंगे, वहां वहां उपलब्धि होने की भी कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। ये बात समझ में आती कि अपने दिन भर के जीने का कितना समय हम लगाते हैं, जहां हमारा स्वयं का, परिवार का, समाज का, प्रकृति के बारे में हमारी समझ विकसित हो जाए, उसके लिए हम क्या समय और प्रयास करें। हमारा अपना भाव हर समय विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम का बना रहे, उसके लिए हम क्या समय और प्रयास लगाएं। हमारा विचार में समाधान स्थिर हो जाए, समस्याओं को सिर्फ घुमाने के बदले, उसके लिए हम क्या समय और प्रयास लगाएं। व्यवहार हमारा दूसरे मनुष्य के साथ ठीक हो जाए, उसके लिए हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं। सुविधा का उत्पादन में हम कितना समय और प्रयास लगाएं, उसमें भी सुविधा के सदुपयोग को समझने पर प्रयास लगा रहे हैं, या सिर्फ सुविधाएं हमारे घर में आ जाएं, उसके लिए हम समय और प्रयास लगाएं। ये हिसाब लगाना अपना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजों को सुन करके, पढ़ करके भी अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन करना शुरू नहीं करेंगे, अपना निरीक्षण करना शुरू नहीं करेंगे, अपना हिसाब लगाना शुरू नहीं करेंगे, तो कितने साल से भी चीजों को पढ़ते रहिए, जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। सारी सूचना लेने के बाद भी अगर हम अपनी जिंदगी के निरीक्षण का काम शुरू नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को देखने का काम शुरू नहीं करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन का काम शुरू नहीं करेंगे, उसका हिसाब लगाने का काम शुरू नहीं करेंगे, तो बदलाव होने की संभावना है भी क्या? तो किसी एक जगह पर अपना निरीक्षण करके देखने की जरूरत है कि दिन भर का कितना समय हम अपने में समझ को विकसित करने के लिए लगा रहे हैं, दिन भर का कितना समय हमारा भाव ठीक रहे उसके लिए हम लगा रहे हैं, दिन भर का कितना समय हमारा विचार समाधान के अर्थ में चले उसके लिए हम लगा रहे हैं, दिन भर का कितना समय हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक रहे उसके लिए हम लगा रहे हैं, और दिन भर का कितना समय सुविधा के उत्पादन और उसमें भी सदुपयोग को समझने में हम लगा रहे हैं। ये हिसाब लगा के देखने की जरूरत है। मुझे लगता है 1 मिनट के लिए हम लोग रुक जाते हैं
जिनको भी अपना मोबाइल साइलेंट करना हो, स्विच ऑफ करना हो, प्लीज एक बार उसको देख करके कर लें। अदरवाइज वो हिसाब अपनी जिंदगी का लगाने की जरूरत है। और अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने से काम चलेगा, घर के दूसरे लोगों की जिंदगी का हिसाब लगाने से काम नहीं चलेगा। हम ये हिसाब लगाएं कि आप न्यायपूर्वक नहीं जीते हैं, हम ये हिसाब लगाएं कि आपके विचार में समाधान नहीं, हम ये हिसाब लगाएं कि आप समझने के लिए समय और प्रयास नहीं लगाते। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरों का हिसाब लगाने से जिंदगी का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अपना हिसाब लगाएंगे तो जिंदगी में कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना। तो एक सरल सी बात मैं यही कह रहा हूँ कि ये देखना शुरू किया जाए कि दिन भर का कितना समय और प्रयास हम ये व्यवसाय और सुविधा की जगह पर लगा रहे हैं, कितना समय और प्रयास हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक हो जाए उसके लिए हम लगा रहे हैं, कितना समय और प्रयास अब हमारा विचार ठीक हो जाए उसके लिए लगा रहे हैं, कितना समय और प्रयास हमारा भाव ठीक हो जाए उसके लिए हम लगा रहे हैं, और कितना समय और प्रयास हम स्वयं को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को ठीक ठीक समझ लें और उसमें व्यवस्था के साथ जीने को हम समझ लें, उसके लिए कितना समय और प्रयास जी। और 10% इसमें भाव स्वयं में, 10% विचार स्वयं में, 10% व्यवहार मानव के साथ और 30% इसके साथ। बढ़िया। मेरे ख्याल से 100% इसी पे है। अगर हमें स्वयं में समझ है ना तो वो चीज़ें फिर आएंगी, वो अपने आप आएंगी, भाव अपने आप आएगा, विचार भी फिर आएंगे। अगर स्वयं में ही समझ है उतनी उस लेवल की और बाकी में समझ है तो वो चीज़ें आएंगी, वो अपने आप आएंगी। स्वयं में समझ। हमारा एक बहुत सरल प्रश्न है जो मैं और आगे पूछ देता, वो ये कि अगर आपको लगता है कि आप व्यवहार पे समय लगा रहे हैं और उसको भी ठीक करने के लिए समय लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए वो हिसाब लगाने की जरूरत है। जैसे यहाँ के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर व्यवसाय की जगह पर हम समय लगाते हैं तो हम अपना ध्यान इस बात पर बना के रखते हैं कि बिजनेस में मुनाफा कैसे, हम ध्यान इस बात पर बना के रखते हैं कि समय से ऑफिस जाए, समय से ऑफिस लौटें। हम बिजनेस करते हैं तो इस बात पर ध्यान बना के रखते हैं कि समय से बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और उसमें कैसे दिनों दिन वृद्धि होती रहे उसके लिए हम सोचते रहते हैं। तो जैसे इसके लिए मैं कुछ प्रोग्राम बताया ना कि ये हम लोग करते हैं, या एक बच्चा आज के दिन पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है इसलिए कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, तो इस नौकरी के लिए वो 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ये उसका प्रोग्राम है, ये उसका कार्यक्रम है। ऐसे ही अपने में रुक के ये बात देखना चाहिए कि व्यवहार को ठीक करने की जगह से क्या कार्यक्रम हमने बना रखा है। मेरा विचार ठीक चले उसके लिए हमने क्या कार्यक्रम बना रखा है, हमारा भाव अपने में ठीक बना रहे उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम बना रखा है, क्या कार्यक्रम बना रखा है, और हमारा समझ वाला भाग विकसित हो सके उसके लिए हमने अपने में क्या प्रोग्राम बना रखा है। जो भैया कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? सचिन जी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि अगर समझ वाला भाग ठीक होगा तो बाकी सारी चीजें ठीक हो सकती या हो जाएंगी, ये बात तो सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के दिन कितना समय और प्रयास हम अपने समझ को ठीक करने के लिए लगा रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हमने उसके लिए बना रखा है, क्या क्या कार्यक्रम हमने अपने भाव को ठीक करने के लिए बना रखा है, क्या क्या कार्यक्रम हमने अपने विचार को ठीक करने के लिए बना रखा है, क्या क्या कार्यक्रम हमारा व्यवहार ठीक हो उसके लिए हमने बना रखा है, और सुविधा की जगह पर हमारा उत्पादन बढ़िया हो सके या पैसे में दिनों दिन वृद्धि हो सके उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम बना रखा है, वो पहचानना जरूरी जी। केवल व्यवसाय या पैसे कमाने या उससे संबंधित है, हमारा व्यवहार भी जो दूसरे मनुष्यों के साथ होता है वो भी इसी संबंध में होता है कि हमें इससे कल को क्या फायदा मिल सकता है, कल को क्या नुकसान है। ऐसे ही विचार भी हैं तो हमारे हम समय वही चले कि हमारा और पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे, 100% ध्यान है, क्योंकि जिस चीज़ों का हमें पता ही नहीं है उस पर ध्यान कहाँ देंगे जब हमें भी इन बातों का पता ही नहीं। तो बार बार देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मैं किसी दूसरे के लिए कोई उत्तर नहीं दूंगा,
लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि अपने लिए बार बार पलट करके ये बात देखने की जरूरत है कि हमारी समझ ठीक हो जाए, उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम बना रखा है। हमारा भाव ठीक हो जाए, उसके लिए हमने क्या कार्यक्रम बना रखा है। हमारा विचार ठीक हो जाए, उसके लिए हमने क्या कार्यक्रम बना रखा है, कितनी देर हम उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक हो जाए, उस व्यवहार को समझने के लिए, जीने के लिए हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं, और इस सुविधा की जगह पर हम क्या समय और प्रयास लगा रहे हैं, ये हिसाब लगाने की जरूरत है। प्रश्न क्लियर होंगे? प्रश्न क्लियर है सभी को? बढ़िया, सोचा जाए उस पर आराम से। मेरा तो इतना ही कहना है कि उसको सोचने की जरूरत है। हम धीरे धीरे आएंगे तो इसमें से एक एक मुद्दे को विस्तार करने का काम करेंगे। अभी अध्ययन विधि के बारे में हम लोगों ने ये बात कही थी कि जो भी बात यहाँ कही जा रही है उसको एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए, एक प्रपोजल के रूप में लिया जाए। जो यहाँ कहा जा रहा है उसको भी, जो पहले से हमने मान रखा है उसको भी, जो किसी दूसरी जगह से हम पढ़ते हैं उसको भी, उन सभी को एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए और उसको मानने के बदले जांच परख करने का काम किया जाए। और जांच परख करने का दो आधार हम लोगों ने बात किया था। पहला सरल आधार ये है कि अपने से एक सवाल पूछा जाए कि क्या ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। तो जैसे अपने लिए ही देखिए कि दूसरे मनुष्य के साथ सम्मान का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार है या अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार है। सम्मान का कार्य करते समय आप देखिए कि जिस प्रकृति के साथ कार्य कर रहे हैं उसका संवर्धन, उसका संरक्षण, उसका सदुपयोग हमको स्वीकार होता है, या उसको एक्सप्लॉइट कर देना, उसका दुरुपयोग करना, उसको बर्बाद कर देना, ये हमको सहज रूप में स्वीकार। तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर एक सिंपल जांच है कि पूछ करके हम देख लें, अगर वो बात हमको सहज रूप में स्वीकार है तो हमारे लिए सही है। अगर वो हमको सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है तो वो बात हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमको खुद ही सहज स्वीकार नहीं है उसको कितनी भी शिद्दत से हम करें, कितना भी मन लगा के करें, हमारे दुखी होने की गारंटी। अगर अपमान हमको सहज स्वीकार ही नहीं है, हम दिन भर में जितनी देर अपमान का सोचेंगे उतनी देर हमारे दुखी रहने की गारंटी। अगर विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है, हम जितनी देर भी विरोध का प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उसका कार्यक्रम बनाएंगे, हमारे दुखी होने की गारंटी। तो अपनी सहज स्वीकृति के विरोध में जाते ही हम अपने अंदर ही अंतर विरोध में फंस जाते हैं, कंट्राडिक्शन में फंस जाते हैं। हमारा अपना ही सिर्फ दो टुकड़े में बट जाता है। जो सहज स्वीकार है वो कुछ और कहता है, जो हम कर रहे होते हैं वो कुछ और कहता है, और ये दोनों में अंतर विरोध होते ही मेरा अपना दुख तो उसी समय से शुरू है, मेरी अपनी पीड़ा तो उसी समय से शुरू है। तो जो चीजें हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है वो हमारे लिए सही नहीं है, इतना तो हम पक्का देख सकते हैं। और धीरे धीरे देखने जाएंगे ना तो ये दिखाई देगा कि ये सहज स्वीकारिता, हम ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हम में से हर मानव के लिए एक जैसा है। सम्मान का भाव आपको भी सहज स्वीकार है, हमको भी सहज स्वीकार है, इनको भी सहज स्वीकार है। स्नेह का भाव हमको भी सहज स्वीकार है, आपको भी सहज स्वीकार है, इनको भी सहज स्वीकार है। इसका उल्टा अपमान का भाव, विरोध का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव एक क्षण के लिए भी न तो मुझे सहज रूप में स्वीकार है, न आपको सहज रूप में स्वीकार है, न इनको सहज रूप में स्वीकार है। कर भले हम रहे हों अपमान, कर भले रहे हों हम विरोध, कर भले रहे हों हम ईर्ष्या, कर भले रहे हों हम द्वेष, लेकिन करना एक बात है, सहज स्वीकार होना दूसरी बात है। आप देखिए जिंदगी भर में दूसरों के साथ अपमान करता हुआ व्यक्ति दूसरों से अपमान की अपेक्षा रखता है कि सम्मान की अपेक्षा रखता है? सम्मान की अपेक्षा रखता है। जिंदगी भर दूसरों से बेईमानी करता हुआ व्यक्ति दूसरों से ईमानदारी की अपेक्षा रखता है कि बेईमानी की अपेक्षा रखता है? तो उससे ये बात पता चलती है कि होने की जगह पर हम भले अपमान कर रहे हैं,
विरोध कर रहे हों, क्रोध कर रहे हों, घृणा कर रहे हों, ईर्ष्या कर रहे हों, बेईमानी कर रहे हों, लेकिन वो सब करने के बावजूद वो खुद ही हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं। तो गलतियां यहाँ करने के बावजूद भी, जैसा मैं हूँ की जगह पर अपमान होने के बावजूद भी, विरोध होने के बावजूद भी, क्रोध होने के बावजूद भी, घृणा होने के बावजूद भी, वो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं। और चूंकि वो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए अपमान को, विरोध को, क्रोध को, घृणा को कितनी भी शिद्दत से हम करें, कितना भी मन लगा के करें, ये दोनों के बीच अगर अंतर विरोध बना हुआ है तो हमारे दुखी होने की गारंटी है, हमारे दुखी होने की गारंटी है। इसलिए पहला टेस्ट है कि अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर हम जांच करके देखें, जो हमको सहज स्वीकार है ही नहीं, वो चीज ठीक नहीं है, इतना पक्का है। इसका दूसरा टेस्ट ये है कि फिर इसको हम जी करके देखें, एक्सपीरियंस की जगह पर, करने की जगह पर जी करके देखें। और जीने का दो हिस्सा है, एक हिस्सा है व्यवहार दूसरे मनुष्य के साथ, दूसरा हिस्सा है कार्य शेष प्रकृति के साथ। व्यवहार की जगह पर अगर वैसे व्यवहार से हमको भी सुख मिलता है और सामने वाले को भी सुख मिलता है, तो वो व्यवहार सही है। उसी तरह से कार्य की जगह पर अगर हमारी भी प्रोस्पेरिटी होती है, हमारी भी समृद्धि होती है, और जिस हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ हम वो कार्य कर रहे हैं, अगर उसकी भी समृद्धि होती है तो बात सही है, अन्यथा सही नहीं। ये सिंपल टेस्ट हम में से हर आदमी अपने लिए करके देख सकता है। और धीरे धीरे आप जितना इस टेस्ट को करके देखेंगे ना, उतना दिखेगा कि अपने अधिकार पर बहुत सहजता से सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। टेस्ट सरल है, लेकिन सरल होने के बावजूद भी पावरफुल है कि जिंदगी के हर मोड़ पर क्या ठीक है हमारे लिए और क्या ठीक नहीं है, उसको बहुत सहजता से ये हमको बता देता है, वो हमको बता देता है। इतने के साथ हम लोगों ने सुख और दुख को परिभाषित करने का काम किया था कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम जीते हैं, अगर उसमें हमको हार्मनी दिखाई देती है, सिनर्जी दिखाई देती है, व्यवस्था दिखाई देता है, सामंजस्य दिखाई देता है, तो हम उसमें बने रहना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी हमको संगीत के बदले अंतर्विरोध दिखाई देता है, व्यवस्था के बदले अव्यवस्था दिखाई देती है, हार्मनी और सिनर्जी के बदले कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, उस स्टेट में हम रहना नहीं चाहते, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मजबूरन हमको उसमें रहना पड़ता है, तो उसको बाध्य होकर के जो भोगते हैं हम, उसका नाम दुख है। और जहाँ जहाँ हमको वो सिनर्जी दिखाई देती है, वो संगीत दिखाई देता है, वो व्यवस्था दिखाई देती है, वो सामंजस्य दिखाई देता है, हम उसमें बने रहना चाहते हैं। और उसमें रहते हुए जो अपने में तृप्ति महसूस होती है, उस तृप्ति का नाम सुख है, सुख है। जीने के कुल फैलाव को अगर देखेंगे तो मानव के रूप में हमारा स्वयं का जीना है, परिवार में जीना है, समाज में जीना है, प्रकृति में जीना है, इन चारों जगहों पर हमारा जीना होता है। तो इन चारों में से जिस जगह पे भी व्यवस्था टूटेगी, सिनर्जी टूटेगा, वो संगीत टूटेगा, वो हार्मनी टूटेगा, वहां हमारे दुखी होने की गारंटी है, वहां हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए ये प्रोग्राम समझ में आता है कि मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के रूप में व्यवस्था को हम समझ सकें, हार्मनी को हम समझ सकें और हार्मनी के साथ हम जी सकें, यही अपने सुखी होने का प्रोग्राम दिखाया। इसको समझने के तहत हम लोगों ने एक एक करके मानव को समझने से शुरू किया था। आगे धीरे धीरे परिवार, समाज और प्रकृति को समझने के काम को हम करेंगे। तो मानव में जो चर्चा हमने की थी, उसको मैं एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। आपके जो प्रश्न हो उसको एक बार रिस्पॉन्ड कर दूंगा, फिर थोड़ी बात संबंध पर करके और फिर लौट के मैं मानव में व्यवस्था पर आऊंगा।
पर संबंध पर थोड़ी बात मैं कर देना चाहता हूँ ताकि सोचने के काम को आप करते रह सकें। मानव के रूप में देखेंगे तो मानव की ये दो प्रकार की आवश्यकता दिखाई देती है। एक तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख जैसी आवश्यकता दिखाई देती है। दूसरा भोजन, कपड़े, घर जैसी सुविधाओं की आवश्यकता दिखाई देती है। ये दोनों आवश्यकताएं एक ही प्रकार की हैं या अलग अलग प्रकार की हैं, उसके लिए ये नीचे की बात लिखी हुई है कि भोजन की जरूरत को देखेंगे तो जब भूख लगती है तब भोजन की जरूरत है, पेट भर जाए तो भोजन की जरूरत नहीं। ऐसे ही कपड़े की जरूरत को देखेंगे तो समय के साथ वो बदलती रहती है। गर्मी में अलग तरह के कपड़े की जरूरत है, ठंड में अलग तरह के कपड़े की जरूरत है। शरीर स्वस्थ है तो एक तरह के कपड़े की जरूरत है, शरीर बीमार हो जाए तो अभी ही दूसरे तरह के कपड़े की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ही घर की जरूरत, बाकी सारी सुविधा की जरूरत को देखेंगे ना तो समय के साथ बदलती हुई दिखाई देती है। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह, सुख, इन जरूरतों को देखेंगे तो ये निरंतर दिखाई देती है। एक क्षण के लिए भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि दिन भर बहुत सम्मान हो गया अब थोड़ा अपमान हो जाए। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि दिन भर बहुत स्नेह के भाव से जी लिए अब थोड़ा विरोध हो जाए तो अच्छा लगेगा। उसी तरह से ये भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतों में ये दिखाई देता है कि इसकी मात्रा की बात हो सकती है, इसकी क्वांटिटी की बात हो सकती है, इसका माप तोल हो सकता है, इसका मेजरमेंट हो सकता है। तो हम रोटी, चावल, दाल, अनाज, गेहूं जो भी हम खाते हैं वो सब की मात्रा की बात हो सकती है। 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 4 रोटी, 3 चपाती, ये काउंटिंग हम कर सकते हैं, ये मात्रा की बात हम कर सकते हैं। कपड़े के रूप में भी देखेंगे तो उसकी मात्रा की बात हो सकती है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। घर की भी मात्रा की बात हो सकती है, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 150 गज, ऐसा हम बात कर सकते हैं। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को देखेंगे तो इनकी मात्रा की बात नहीं हो सकती, इनकी क्वांटिटी की बात नहीं हो सकती, इनका मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाव के रूप में है, ना कि कोई भौतिक वस्तु के रूप में। इस रूप में देखेंगे तो ये दिखता है कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब है इन दोनों का एक साथ होना और एक दूसरे के लिए पूरक होना, सहयोगी होना। इनमें से किसी भी एक जरूरत को हम ध्यान देंगे, दूसरी वाली जरूरत पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी समस्या होने ही वाली है। सुविधा वाली जरूरत को ध्यान दें, सम्मान वाली जरूरत पर ध्यान नहीं दें, समस्या शुरू हो जाए। सम्मान वाली जरूरत पर ध्यान दें, सुविधा वाली जरूरत पर ध्यान नहीं दें, समस्या शुरू हो जाए। जो कल बहुत सरल उदाहरण से हमने बात को शुरू किया था कि आप हमारे घर आए, हम आपको आपकी पसंद का सारा खाना खिलाएं, लेकिन वो पसंद का खाना देते हुए बीच में आपका अपमान कर दें, आपका विरोध कर दें, आपको नीचा दिखा दें, आप अगली बार हमारे यहाँ नहीं आना। क्यों नहीं आना चाहेंगे? सुविधा की तो सारी जरूरत हमने पूरी की, आपकी पसंद का खाना खिलाया, आपकी पसंद की मिठाई भी खिला दी, लेकिन सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए आप नहीं आना चाहेंगे। ये दोनों को पूरा करने के तरीके पर भी हम लोगों ने बात की थी और ये कहा था कि शरीर से जुड़ी हुई, सुविधा से जुड़ी हुई जरूरत भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी हो जाती है। जबकि ये जो मैं की जरूरत है, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की, इसके लिए तो हमारे अंदर सही समझ और सही भाव का होना ही जरूरी है। आपके प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे अंदर सम्मान का भाव होना जरूरी है। आपके प्रति स्नेह के भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे अंदर स्नेह का भाव होना जरूरी है। मेरे अंदर सम्मान का भाव नहीं हो, मेरे अंदर स्नेह का भाव नहीं हो, मैं आपके लिए उसको कभी व्यक्त नहीं कर सकता। आपके प्रति सम्मान व्यक्त होने के लिए, स्नेह व्यक्त होने के लिए मेरे अंदर सम्मान और स्नेह का भाव होना मुख्य होता है।
अगर ये सम्मान और स्नेह का भाव है तो बिना सुविधा के भी हम नमस्ते करके, हम आपके पैर छू के, हमारे गेस्चर से, हमारी भाषा से, हमारे टोन से, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ कि अपमान कि नहीं। ये देख सकते हैं। ये तो सामने वाले पे तो डिपेंड करेगा कि सामने वाला कौन, क्योंकि सर एक ही इंसान का व्यवहार सबके साथ एक सा तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मैटर कर जाएंगी जी। तो अभी पर उसके पहले जो कल बात हमने की थी उसको मैं थोड़ा ध्यान दिला दूं कि सम्मान की जरूरत पूरा होने के लिए उसको सही भाव से पूरा करने का काम करेंगे या सुविधाओं के आधार पर सम्मान को पूरा करने का काम करेंगे। सही समझ में सही बात। ये अंतर पहचानना जरूरी है। अभी के जीने के डिजाइन को देखेंगे तो ज्यादातर समय हमारा डिजाइन ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर हम सम्मान को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं समाज में। तो एक एक चीजों में जैसे ही हम भौतिक रासायनिक वस्तु के आधार पर इस सम्मान को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, हर दूसरा आदमी हमको कंपटीटर की तरह दिखाई देता है। हम तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं, क्योंकि अगर सुविधा से ही सम्मान होना है तो हमारी सुविधा आपसे अधिक होगी तभी तो सम्मान होगा। अगर बेहतर घर होने के आधार पर ही सम्मान होना है तो मेरा घर आपके घर से बड़ा होगा तभी तो सम्मान होगा। अगर कपड़े के आधार पर ही सम्मान होना है तो हमारा कपड़ा आपसे बेहतर होगा तभी तो सम्मान मेरा होगा। अगर मोबाइल के आधार पर ही सम्मान होना है तो मेरा मोबाइल आपसे बेहतर होगा तभी तो मेरा सम्मान होगा। अगर गाड़ी के आधार पर ही सम्मान होना है तो मेरी गाड़ी आपसे बेहतर होगी तभी तो मेरा सम्मान होगा। तुलना की इस प्रवृत्ति में हम चले ही जाते हैं अगर सुविधा से सम्मान को सुनिश्चित करने जाए। और इस प्रवृत्ति के साथ अगर मैं आपसे अधिक होने की सोच रहा हूँ, आप हमसे अधिक होने की सोच रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कंपटीटर के रूप में देखेंगे, विरोधी के रूप में देखेंगे कि सहयोगी के रूप में देखेंगे? विरोधी के रूप में देखेंगे। जैसे ही दूसरा आदमी हमको विरोधी के रूप में दिखना शुरू होता है, हमारे मन में शांति रहेगी कि अशांति होगी? सुख रहेगा कि दुख रहेगा? तो ये पहचानना जरूरी है कि सुविधा से सम्मान को, पहचान को अगर हमने जोड़ दिया, जैसे ही सुविधा से सम्मान और पहचान को हम जोड़ देते हैं, हर दूसरा आदमी हमको अपने विरोधी के रूप में दिखाए। सवाल ये उठता है कंपटीशन में जाना क्यों है? वही कंपटीशन में जा ही हम इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुविधा से सम्मान को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सम्मान पाने का ढंग सुविधा हो गया है, इसलिए हम कंपटीशन में चले जाते हैं। अगर सम्मान इसी बात पर होना है कि हमारा कपड़े के आधार पर सम्मान होना है, गाड़ी के आधार पर सम्मान होना है, घर के आधार पर सम्मान होना है, मोबाइल के आधार पर सम्मान होना है, जूते के आधार पर सम्मान होना है, बैंक बैलेंस कितना है इस आधार पर सम्मान होना है, नौकरी कितने लाख की लगी है इस आधार पर सम्मान होना है, तो तुलना में जाएगा ही आदमी, कैसे नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? लेकिन लोग तो इन्हीं आधारों पर सम्मान देते हैं। ये अच्छी बात है कि लोग तो इन्हीं आधारों पर सम्मान देते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसको एक बार हमको दिख गया कि इस तरीके के क्या क्या नुकसान है, तो एक बार हमको पता चल गया कि दुनिया गलत रास्ते पर जा रही है, तो क्या ठीक है, हम भी उसी तरफ कूद जाएं या हम ठीक चले और लोगों को भी ठीक चलने की प्रेरणा दें? क्या ठीक है? ठीक जिए और प्रेरणा दें। ये बात मानने के लिए तैयार तो कोई नहीं होता ना, सब अपने आप में सोचते हैं। आते उस पर भी, पर पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं इस मानसिकता से बाहर निकल गया हूं ना, अगर, और फिर आप हमको कहेंगे कि श्याम तुम्हारा कपड़ा हमसे बेहतर नहीं है, या तुम्हारा कपड़ा ठीक नहीं है, ठीक, या कपड़े के आधार पर आप हमको सम्मान नहीं देंगे, तो उससे मैं परेशान नहीं होऊंगा। उससे मुझे इतना ही पता चलेगा कि आप इस मान्यता में फंसे हुए हैं कि सुविधा से ही सम्मान होता है।
तो पहली चीज तो ये होगी, अगर हमको ये बात समझ में आ गई और हम इस चक्र में नहीं फंसे हैं, तो इस आधार पर आप हमको कुछ कहते हैं, हम उससे प्रभावित नहीं होते। अगर हम भी प्रभावित हो जाते हैं उससे, तो इसका मतलब है कि हम भी उसी चक्र में फंसे हुए हैं। और हम अगर प्रभावित नहीं हो उससे, तो हम एकदम सिंपल 4 सवाल आपसे पूछ करके तय कर देंगे कि इस आधार पर सम्मान करना ठीक है कि अन्यथा नहीं। हमको कुछ नहीं करने की जरूरत होगी, 3-4 सवाल पूछने की जरूरत होगी, जो अभी मैं पूछना शुरू करूंगा एक एक करके। अपने ही खुद के अंदर ही हम अगर उसी लूप में फंसे हुए हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज हमको परेशान कर देती है। हम खुद अगर उस लूप में नहीं फंसे हुए हैं, तो आपके कहने से हम प्रभावित तो नहीं हो सकते। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि रस्सी रखी हुई है, आप कितना भी कहेंगे कि वो सांप है, हम उसको सांप मानेंगे क्या? अगर हम उसको सांप मानने लगे हैं, इसका मतलब है हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो रस्सी है कि सांप कि नहीं। तो अपने अंदर अगर एक बार क्लैरिटी हो जाए ना, तो बाहर निकलने का काम हो सकता है। हमको एक बार दिख जाए कि जिस तरीके से, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, वो रास्ता किसी गलत जगह पर जा रहा है, तो हम अपना रास्ता बदलेंगे कि उसी रास्ते पे चलते रहेंगे? बदलेंगे। अगर रास्ता हमको भी बदलना है और दूसरे लोगों को भी बदलना है, तो क्या ठीक है, पहले अपना रास्ता खुद बदल के और लोगों को प्रेरणा दें, या हम उसी पे दौड़ते रहें, दूसरों को बदलने के लिए कहते रहें? इतनी सरल सी बात है। तो एक बार अगर ये दिखना शुरू हो कि तुलना की मानसिकता से आदमी जीता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले हमको तुलना की मानसिकता से निकलने की जरूरत है। फिर अगर आप सुविधा के आधार पर हमारा सम्मान और अपमान करेंगे भी ना, तो हम पलट के पूछ लेंगे कि अगर इस लूप में आप फंसे हुए हैं, तो आप कभी भी अपनी सुविधा की आवश्यकता को तय कर पाएंगे? हमारा एकदम सिंपल सवाल होगा, अगर हमको कोई उस तरह से बताना शुरू करे ना कि सुविधा के आधार पर ही सम्मान होता है, हमारा एकदम सिंपल सवाल होगा कि इस तुलना की मानसिकता में फंस करके सुविधा की आवश्यकता को भी हम तय कर पाएंगे? और सुविधा की आवश्यकता भी अगर तय नहीं होती है, वो तुलना में लूप में फंस जाती है, तो हमको कभी भी समृद्धि का भाव हो पाएगा? और हम पलट के आपसे पूछेंगे कि आप समृद्धि में जीना चाहते हैं कि अभाव में जीना चाहते हैं? समृद्धि में। तो ये दिखना जरूरी है कि जो रास्ता आपने पकड़ लिया है, वो आपको समृद्धि की ओर ले जा रहा है कि दिनों दिन अभावग्रस्त करता जा रहा है। इतना सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है। ऐसे ही सिंपल ये सवाल पूछने की जरूरत है कि सारा मेहनत करके बहुत सारी सुविधा हम इकट्ठा कर भी लें, खूब अच्छे कपड़े पहन भी लें, खूब अच्छा मोबाइल रख भी लें, अगर दूसरे उसको एप्रिशिएट नहीं करें, दूसरे उसकी प्रशंसा नहीं करें, दूसरे उस पर ध्यान नहीं दें, तो हम आराम में रहते हैं कि तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल हमको आपसे पूछने की जरूरत है कि आप तनाव में रहना चाहते हैं कि आराम में रहना चाहते हैं? तो ये दिखना जरूरी है कि जो डिजाइन हम अभी बना लिए हैं, वो हमको तनाव में ले जा रहा है, तनाव में हम रहना नहीं चाहते। जो डिजाइन हमने अभी बना लिया है, उससे हमारी सुविधा की आवश्यकता भी तय नहीं हो पा रही, समृद्धि तो बहुत दूर की बात है, और हम समृद्धि में जीना चाहते हैं। इसी तरह से ये जो प्रश्न है ना कि हम खूब अच्छे ड्रेस पहन भी लें, खूब बड़ी गाड़ी खरीद भी लें, लेकिन हमसे बेहतर गाड़ी वाला जब कोई दिखाई देता है, हमसे बेहतर कपड़े वाला जब कोई दिखाई देता है, तो उसको देख करके ईर्ष्या, द्वेष और जलन पैदा होता है या सम्मान और स्नेह पैदा होता है? सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है कि हम सम्मान और स्नेह के साथ एक दूसरे से जीना चाहते हैं या ईर्ष्या, द्वेष और जलन के साथ जीना चाहते हैं? तो ये दिखना जरूरी है कि जो रास्ता हमने अभी अपना लिया है, वो रास्ता सम्मान और स्नेह के बदले जलन, ईर्ष्या और द्वेष में ले जा रहा है। वो रास्ता हमको तनाव से ग्रस्त कर रहा है। वो रास्ता हमको हर आदमी को विरोधी के रूप में, कंपटीटर के रूप में देखने के लिए बाध्य कर रहा है। वो रास्ता सुविधा की आवश्यकता भी तय नहीं होने दे रहा है, बल्कि हर रोज हमारी सुविधा की आवश्यकता कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी।
कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। आपने अगर 1000 का कपड़ा खरीदा और मैंने उसी को बेंचमार्क माना तो हमको 1200 का खरीदना होगा। हमने 1200 का खरीदा, अब वो आप सबके लिए बेंचमार्क हो गया तो आपको 1400 का लेना होगा। ये लूप 1 करोड़ का भी कपड़ा खरीद लेंगे तब भी नहीं रुकेगा। अगर इस लूप को बढ़ा के 1 करोड़ तक भी लेके चले जाएं तब भी ये लूप नहीं रुकेगा, क्योंकि तुलना की मानसिकता का मतलब यही है कि मैंने 1 करोड़ का कपड़ा खरीदा है तब आपको 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का चाहिए। ये तुलना की प्रवृत्ति में फंसते ही हर आदमी विरोधी के रूप में दिखाई देता है। हम कॉन्स्टेंटली तनाव से ग्रस्त होते हैं। दूसरा कोई हमसे आगे निकलता है तो ईर्ष्या, जलन, द्वेष और विरोध शुरू हो जाता है। सुविधा की आवश्यकता तय नहीं हो पाती और अपने से अधिक को देख करके हीन भावना पैदा होती। तो 1 लाख की भी गाड़ी, 1 करोड़ की भी गाड़ी खरीद लेना, और अगर तुलना की मानसिकता है तो 1.25 करोड़ वाले को देख करके अपनी गाड़ी बेकार लगनी शुरू होगी। 1.25 करोड़ की गाड़ी खरीद लेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 1.25 करोड़ की गाड़ी खरीद लेने के बाद भी 1.5 करोड़ वाले की गाड़ी को देख करके अपनी गाड़ी बेकार दिखनी शुरू हो जाएगी। अपने अंदर ये हीन भावना पैदा शुरू हो जाएगी अगर तुलना की मानसिकता है। और अपने से कम वाले को देख करके एक अहंकार पैदा होता है। अहंकार हो हमारे अंदर तब भी हम आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। हीन भावना हो हमारे अंदर तब भी हम आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही स्टेट में हम नेचुरल नहीं रहते हैं, स्वाभाविक नहीं रहते हैं, सहज नहीं रहते। हम अहंकार के साथ आपसे व्यवहार करें आपको चोट लगेगी। हीन भावना के साथ जब हम व्यवहार करने जाते हैं हम अपने में ही कहीं न कहीं उलझे हुए, दबे हुए, परेशान रहते हैं। वही हीन भावना जब आगे बढ़ती है तो डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, तनाव का कारण बनती है। आज के दिन आप देखेंगे ये तुलना की मानसिकता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं में डिप्रेशन का, तनाव का रोग बढ़ता जा रहा है। ये जो डिप्रेशन बढ़ करके दिखाई देता है वो शुरू तो इसी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से होता है, इसी हीन भावना से होती है। दूसरे की तुलना में जब हम अपने को पीछे देखते हैं तो वहीं से सारी हीन भावना शुरू होती है। वही हीन भावना धीरे धीरे बढ़ करके हमारे लिए अवसाद का, डिप्रेशन का कारण बनती है। और तुलना की मानसिकता से हम जितने भी सवाल पूछेंगे एक आदमी को छोड़ करके बाकी सारे को हम बेकार का ठप्पा लगा नहीं पाते। अगर यहीं बैठे हुए 80 लोगों में ये सवाल पूछ दें कि सबसे अच्छी नौकरी किसकी है, और सबसे अच्छी नौकरी का मतलब आज के दिन हो गया है सबसे अधिक पैसे वाली नौकरी किसकी, किसी एक आदमी की निकलेगी। अभी सर्वे करेंगे तो किसी एक की निकलेगी। उस एक आदमी को हम अच्छी नौकरी के आधार पर सम्मान करें, बाकी 79 आदमी का नहीं करेंगे तो ये बाकी 79 आदमी आराम में रहेंगे कि परेशान? और जिस कमरे में 79 आदमी परेशान हो, 100 में 99 आदमी परेशान हो, वो कमरे का माहौल आरामदायक होगा कि परेशानी वाला? तो पूरे परिवार और समाज को दिनों दिन परेशान होने की गारंटी है अगर इस तुलना की मानसिकता से हम चल रहे हैं। दोनों चीज होगी, सुविधा का भी अभाव दिखना शुरू हो जाएगा आदमी को, और संबंध की हालत तो दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। सुविधा का अभाव इसलिए होना शुरू हो जाता है कि अब सुविधा की जरूरत हम खुद तय कर ही नहीं पाते हैं, दूसरों की तुलना में तय होते हैं। और दूसरों की तुलना में जब भी हम तय करने जाएंगे ना, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बेहतर हो जाने से वो सॉल्व हो जाए। किसी भी जगह पर उस तुलना में हम पहुंच जाएं, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के लिए समस्या हो, दूसरा उससे आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए फिर समस्या शुरू होगी। हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरों के लिए समस्या होने वाली है, उनमें से कोई हमसे आगे बढ़ेगा तो फिर मेरे लिए समस्या होने वाली है। ये लूप लगातार चलता ही रहेगा। तो जो तुम कह रही हो ना, एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि गलत रास्ते पे हम चल दिए हैं और उसमें हम सब फंस गए हैं, एक गड्ढे में हम सब गिर जाएं और फंस जाएं, तो क्या ठीक है, खुद निकले और लोगों को भी निकालें या उसी में और दलदल में धंसते जाएं?
इतनी सिंपल सी बात है। छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं समझने के कारण हम में से ज्यादातर लोग समस्या में ग्रस्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी आज के दिन तनाव की समस्या दिखाई देने लगी। युवाओं में तो ज्यादातर जगहों पे आपको डिप्रेशन का, अवसाद का, तनाव का प्रॉब्लम दिखाई। तो तुलना की मानसिकता के साथ ये समस्या बनी ही रहेगी। जबकि आप अपने से सवाल पूछ के देखिए कि ये तुलना के तहत दूसरों को बेकार सिद्ध करना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या सम्मान और स्नेह के साथ जीना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है? आप देखिए कि मूल मुद्दा हमारे लिए क्या है। दूसरों से अधिक सुविधा हमारे पास हो, ये मूल मुद्दा है, या हम में से हर आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा को सुनिश्चित करके प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को महसूस कर सके, ये मूल मुद्दा है। अपनी आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक का भाग हम में से हर आदमी सुनिश्चित कर सकता है। आपके पास भी आपकी आवश्यकता से अधिक हो सकता है, हमारे पास भी हमारी आवश्यकता से अधिक हो सकता है, इनके पास भी इनकी आवश्यकता से अधिक हो सकता है। लेकिन तुलना में जैसे ही हम प्रश्न को ले आएंगे, हम में से किसी एक के पास ही सबसे अधिक हो सकता है। सर यहाँ पे एक चीज, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उससे ही कहेंगे देख उसके नंबर देख, वो तेरे बराबर में रहता है, उसके मार्क्स देख कितने अच्छे आते हैं, टू बी पॉइंट। तो यहाँ वो उससे कंपटीशन ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब फिर से इसका उपाय क्या है, थोड़ा सा किस तरीके से उनको ताते पैर पसारिए जितनी चादर होए, ताते पैर पसारिए जितने आपके साधन है उतनी आकांक्षाएं बढ़ाइए। दूसरा ये है, धर्म का ये मूल है कि मर्यादित जीवन जिए, जो आपका दायरा है उससे बाहर तोड़ने की कोशिश ना करें। आपकी जितनी इनकम है वो है, मर्यादा बना लें कि भाई मुझे 5 कपड़े रखने हैं, मर्यादा बना लें कि भाई मुझे छोटी कार रखनी है, मर्यादा बना लें कि मुझे दूसरे के कपड़े नहीं देखना, मर्यादा बना लें मुझे दूसरे का फ्लैट नहीं देखना। यह जीवन है, आपने अपनी इच्छाओं का अनंत विस्तार कर रखा है, ये दुख का कारण है आपका। हम इसमें एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि जितना पाँव हो उतना चादर पसारिए, इस पर तो बाद में देखेंगे, या जितना चादर हो उतना पाँव पसारिए, इसको तो हम बाद में देखेंगे। हम तो कह रहे हैं आपके पाँव की साइज कितनी है उसको तो देखिए। वो मापेंगे कि नहीं मापेंगे, हिसाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। हम तो कह रहे हैं अपने पेट की साइज क्या है वो पहचानना तो शुरू करिए, अपने उससे भोजन की जरूरत पता चल जाएगी। आपके शरीर की साइज क्या है वो पहचानना तो शुरू करिए, उससे कपड़े और घर की जरूरत पता चल जाएगी। तो हम अभी बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जरूरतों को काटना या कम करना शुरू करें, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अपनी जरूरतों को पहचानना तो शुरू करें कि वास्तव में क्या हमारी जरूरत है और क्या हमने दूसरों से तुलना या प्रतिस्पर्धा करके अपनी जरूरत बना लिया है। हम तो कह रहे हैं सिर्फ ये अंतर को करना शुरू करें कि क्या वास्तव में हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमारी जरूरत है, और क्या दूसरों से तुलना में आकर के, दूसरों से कंपैरिजन में आकर के, दूसरों से प्रतिस्पर्धा में आकर के हमने अपनी जरूरत मान लिया है। ये दोनों का अंतर पहचानना तो शुरू करें। तो हम अभी जरूरत कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि आपकी चादर छोटी है तो पैर मोड़ लीजिए। हम कह रहे हैं पैर की साइज क्या है वो तो पहचानिए, ताकि पता चल सके कि 6 फीट की चादर पर्याप्त होगी कि 26 फीट चाहिए। तुलना की मानसिकता के साथ 26 फीट का चादर हो जाने पे भी दूसरे का 30 फीट का चादर देख के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम तो उस जगह पे बात करना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारी जरूरत है, और क्या दूसरों से तुलना या प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में उलझ के हमने जरूरत मान लिया है। ये दोनों का अंतर पहचानने का जरूरत है, क्योंकि तुलना, प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन में जाके अगर हम जरूरत को देखने लगे हैं तो कभी एक आदमी की भी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। एक आदमी की भी जरूरत पूरी नहीं हो सकती अगर हम तुलना की मानसिकता में उलझ गए हैं। तो हम अभी जरूरत कम करने के लिए नहीं कह रहे,
हम कह रहे हैं जरूरत को पहचानने का काम तो किया जाए कि क्या वास्तव में हमारी जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, और किन चीजों को जरूरत नहीं होते हुए भी हमने तुलना के दबाव में आकर के मान लिया। और हर छोटी से छोटी चीज में ये तुलना की प्रवृत्ति शुरू हो, और जितनी ज्यादा इस तुलना के काम को करते जाएंगे सुविधा की जरूरत उतनी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ के भी पूरी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुलना में कोई आवश्यकता का लिमिट खींचा ही नहीं जा सकता। जैसे ही आपकी तुलना में हम अधिक होते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। आप हमसे अधिक हो जाएंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। ये चक्र हमेशा बना ही रहेगा ना। कभी आप पीछे होकर परेशान रहेंगे, कभी मैं पीछे होकर परेशान रहूंगा। और अगर 100 लोग हैं कहीं, तो एक आदमी को छोड़ के 99 आदमी परेशान रहेगा, ये पक्का। और वो एक आदमी भी आराम में नहीं रह पाता, क्योंकि ये बाकी 99 आदमी अगर परेशान हैं, तो एक आदमी को भी ठीक जीने नहीं देंगे, ये पक्का है। ये पक्का है। लेकिन इसका जो सही स्वरूप फिर क्या निकल के आएगा? एक सवाल जनरली आता है परंपरा में, कोई प्रोग्रेस रुकेगी तो प्रेरणा का क्या सही स्वरूप आएगा? प्रेरणा तो फिर भी लेंगे। मैं भी खेती कर रहा हूँ आजकल, 4 जगह खेत देख के रास्ते में भी आया हूँ अपनी बाइक देख के, और खुश होता हूँ देख करके। ऐसा नहीं मैं दुखी हो रहा हूँ, कितना बढ़िया किया हुआ है, जाकर मैं भी प्रयास करूँगा जाके आता। तो उसका भी एक थोड़ा प्रेरणा पर तो क्या स्वरूप निकल के आएगा? प्रेरणा और प्रोग्रेस पर, प्रेरणा और प्रोग्रेस पर आता हूँ। पर उसके साथ देखिएगा ना, उस प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक छोटा बात जिस पर मैं कल फिर से ध्यान दिलाया था, वहां ध्यान दिलाऊंगा कि ये प्रोग्रेस हमारा और प्रेरणा हमारा कब? जब हम एक दूसरे को कंपटीटर के रूप में देखेंगे, या जब हम एक दूसरे को सहयोगी के रूप में देखेंगे। तुलना की मानसिकता के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी हिमाचल में हम थोड़े दिन पहले थे, ठीक हमारे बगल वाले जहाँ रहते थे ना, वहाँ खेती करते हैं वो लोग गुलाब। वो गुलाब की खेती इस तरह से करते हैं कि उसमें जो दवाएं डालते हैं या जो बाकी चीजें स्प्रे करते हैं या ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स डालते हैं या जो भी करते होंगे, वो सब के लेवल और वो भार करके लाते हैं कि बगल वाला पड़ोसी देख न ले उसे। वो नाम तक नहीं दिखता कि खाली पैकेट आप फेंक दोगे तो लोग पहचान लेंगे ना कि भाई कौन सी दवा आप यूज करते हैं। वो पैकेट के लेवल तक की चीजों को हटा के लाते हैं कि कोई ढूंढ करके पता नहीं कर सके कि मैं खेती में क्या डाल रहा हूँ और क्या मिला। ये जो तुलना की मानसिकता है ना, उसके और आंखों देखा बता रहा हूँ मैं पिछले महीने का। तो ये तुलना की मानसिकता के साथ जब हमको दूसरा कंपटीटर के रूप में दिखाई देता ना, तो सहयोग की प्रवृत्ति नहीं खत्म था। अभी मैं जयपुर में था, एक विद्या अभी प्रिपरेशन कर रही जेई का, IIT जेई का, तो वो बस से वैन से जाती और आती है कैब से, तो कुछ लोग और साथ में रहते हैं, तो वो 1 घंटे जाने और आने का जो उसका समय है, उसका सदुपयोग क्या हो सकता है, उस पर बात हो रही थी। क्योंकि 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, और 2 घंटे का समय तो बहुत होता है। तो हमने उसको एक सलाह दी कि तुम्हारे साथ जो और 2-4 लोग जाते होंगे, ठीक, उनके साथ एक चर्चा करते हुए चले जाओ। जिन टॉपिक्स को तुमने पढ़ा है उसको बताने का काम तुम 2 में से कोई एक करो, बाकी लोग उसको सुन करके उसमें जो गलत होगा उसको ठीक भी कर पाएंगे, जो बात छूट जाएगी उसको ऐड भी कर देंगे। हमने एकदम सिंपल सलाह दी कि भाई जाते समय 1 घंटे का सदुपयोग तुम इस तरह से कर लो, और लौटते वाले 1 घंटे में जो तुमको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करते हैं, तो तुमको घर लौट के रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा हमको कि आपको पता नहीं है, आज के दिन के कंपटीशन के युग में ये 4 बच्चे ढूंढना मुश्किल है जिनके साथ हम ईमानदारी से बात कर सकें, ठीक, और जो उसकी शेयरिंग हमारे साथ कर सकें। तो हम तो बच्चों की पढ़ाई को भी इस जगह पे ला दिए हैं जहाँ 2 बच्चे एक दूसरे को सहयोग करने को तैयार नहीं। सर वो लाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना, क्योंकि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे थोड़ी पता होता है कि मैं इसके साथ तुलना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या है कि वो बच्चा देख, वो अभी कि तीसरे के ऊपर हमको ये पहचानना जरूरी है कि मैं
वाले ने सिलेबस भले तय कर दिया होगा, तुलना हम दो बच्चे के बीच में करेंगे, ये मैं कॉलेज तय करके गया होगा, थोड़ा अन्याय लगता जी हमको उसके ऊपर कि ये जो हम छोटी से छोटी चीज में भी तुलना की मानसिकता के साथ हर बच्चे का गला घोटे हुए हैं। मतलब ठीक है, आज की शिक्षा में उनकी शिक्षा प्रणाली कोई हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी से सारी खराबी हो रही है। शिक्षा प्रणाली सुविधा, पैसा, नौकरी इतने को ही केंद्र में रखी हुई, मैं इससे तो सहमत हूँ और वो ठीक होने की जरूरत है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि ये शिक्षा प्रणाली होते हुए भी अगर हम एक दूसरे से इतना ज्यादा कंपैरिजन, कंपटीशन, तुलना और प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए हम और आप भी तो जिम्मेदार हैं। अगर उस हिस्से को पहचानने का काम नहीं करेंगे, समस्या सिर्फ दूसरे के सिर पर फोड़ते रहेंगे, तो उससे निष्कर्ष कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा। सर, अब बच्चे कंपैरिजन कर रहे हैं तो बच्चे गलत हो जाते हैं कि अब मतलब बच्चों को एक कंपैरिजन किया जाता है कि उसके इतने मार्क्स आए, उसको साथ ये वो इतना अच्छा पढ़ता है तो भी पढ़ती है। और अगर बच्चे यही कंपैरिजन करे कि भाई उनके पेरेंट्स ने उन्हें इतनी फैसिलिटीज दे रखी, आपने हमें इतनी दे रखी, तो फिर हम गलत, फिर झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाएगा फिर झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाएगा। होता ही है, मैं कई घरों को जानता हूँ जहाँ वो हो रहा है। तो मैं मुख्य बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक दूसरे को कंपटीटर के रूप में देखेंगे, विरोधी के रूप में देखेंगे, उसके साथ तुलना करेंगे, तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता, बल्कि हम एक दूसरे के प्रोग्रेस में बाधा डाल रहे हैं। और बाधा नहीं भी डाल रहे हैं तो कम से कम सहयोग तो नहीं ही कर रहे हैं, इतना तो पक्का है। तो तुलना की जो आज की मानसिकता हो गई है कंपटीशन की, उसके तहत या तो हम सहयोग नहीं करते हैं या बाधा डालते हैं। और निश्चित रूप से ये समस्या कोई बच्चा पैदा लेकर होते तो नहीं लाया है, हमने आपने धीरे धीरे तुलना करके उसके मानस में ये चीजें डाली। एक बच्चा आज के दिन एग्जाम देके आता है तो उसके नंबर पूछने के बाद इमीडिएटली माँ बाप का अगला सवाल होता है दोस्त के नंबर कितने हैं। और अगर आपके दोस्त से अधिक आए हों तब तो ठीक, कम आए हों तो पता है कि आपके साथ क्या होना है। मैं सबसे पूछता हूँ कि दोस्त के अधिक नंबर आने से अगर तुमको डांट पड़ती है, ठीक, तो तुमको उस दोस्त के प्रति स्नेह का भाव आता है कि विरोध का भाव? विरोध का भाव। तो हम डिजाइन ऐसा बना दे रहे हैं आज के दिन जिसमें ये समस्याएं उलझ गई हैं। उपाय क्या हो सकता है, जो देशपाल जी पूछ रहे हैं, जो सचिन जी पूछ रहे हैं, मैं आता हूँ, आप कुछ कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने में कमजोर है, तो टीचर ने कहा जो बच्चे संगठित नंबर आएंगे 5 बच्चों को मैं हवाई जहाज में क्या कर रहा हूँ। जब एग्जाम हुआ उसको एग्जाम में 20% बच्चे फर्स्ट डिवीजन के पास, काफ़ी बच्चे 80% में, यानी 40% जब किसी के कम मार्क्स आए ही नहीं, जहाँ कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। ये प्रैक्टिकल ये भी हुआ है कि मेरे को जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक सरकारी स्कूल की बात है। मैक्सिमम हर फील्ड में चल रहा है सर। आप कह रहे हो कि तुलना ना करें, पर मान लीजिए सर गवर्नमेंट ने अब जो जितनी भी जॉब निकल रही है, अगर हम तुलना ना करें या कंपटीशन ना करें एक दूसरे से, तो बेचारे जो तुलना ना करते वो तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं वे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि मार्क्स से हम किसी की योग्यता को तो निर्धारित नहीं करते, कल से या वैसे भी तो मार्क्स लेके आ सकते हैं। वो नहीं माप के नंबर से माप रहे। बच्चे को पूरी पढ़ाई का जो फल होना चाहिए कि वो कितना समझा और कितना उसको अपनी जिंदगी में जी पा रहा है, उसको छोड़ करके नंबर से हम उसको मापना शुरू कर दिए हैं, तो फिर मुद्दा ये नहीं हो गया है कि तुम समझ कितना रहे हो और जी कितना रहे हो। मुद्दा ये हो गया है कि नंबर कैसे अधिक से अधिक हम ला सकें और उसके पैरामीटर्स हम ढूंढ रहे हैं। सर एक मिनट, और मान लो जो पकड़ ली ग्रेजुएशन कर ली, एक बच्चा वो भी है जिसने PhD है ना, PhD कर ली, मास्टर डिग्री कर ली। एक्चुअली BSc वाले की अगर या BA वाले की अगर जॉब लगती है और जो BSc वाले हैं मतलब जो PhD वाले हैं उसकी बेचारे की नहीं लग रही, जब उन दोनों के बीच में आप दोनों बढ़ा के करोगे ना, तो आप जिस बच्चे की जॉब लगी हुई है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स करोगे, तो क्या उसका स्वागत खराब होगा जो PhD कर दिया? ये सर इसमें एक पॉइंट ये भी होता है, हाँ इसमें सर एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर कंपटीशन करना है ना, आप अपने आप से करो। अपने आप से मीन्स क्या है
कि जो आप आज हो, आज होने से मतलब कि आज जो आपके पास स्किल्स हैं, आज से 1 साल बाद आपके पास और क्या स्किल्स आ गए। एक तो कंपटीशन मतलब अपने से करो अपना कंपटीशन। कि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि वो 4-6 घंटे पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बगल वाला अगर नालायक निकल जाए, आधा घंटा भी नहीं पढ़े, तो क्या आप अपने बच्चे को आधा घंटा पढ़ के छोड़ देंगे? ऐसा तो उसको एग्जाम्पल देंगे कि स्कूल में ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जो आधे घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे, होते हैं बच्चे, होते ही होंगे ना। क्या उनको देख करके आप अपने बच्चे को आधे घंटे पढ़ने के बाद छोड़ देंगे? Obviously अच्छे के लिए तो उसको प्रेज ना, अच्छे करेंगे, के लिए बुरे के लिए तो नहीं। तो फिर मुद्दा दूसरों से तुलना का नहीं है, ये तो क्या हो गया ना। फिर मुद्दा ये है कि आप एक निश्चित समय चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, वो 4 घंटा हो सकता, वो 5 घंटा हो सकता, वो 3 घंटा हो सकता। तो उस प्रश्न को दूसरों की तुलना में लाके खड़ा करने की क्यों जरूरत है? तुमको अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, तुमको अपने मार्क्स को बेहतर लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, इस पर सीधी चर्चा नहीं हो सकती है। तुम जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए, उसमें बेहतर मार्क्स लाने के लिए, उसके एप्लीकेशन को ठीक से कर पाने के लिए कितना घंटा पढ़ने की जरूरत है, इस पर सीधी बात क्यों नहीं हो सकती है? किसी दूसरे या तीसरे को बीच में लाने की जरूरत है। और अगर किसी का एग्जाम्पल दिए वे सुनते ही नहीं है, बता दो कौन क्या कर रहा है। एग्जाम्पल देने के बाद सुन ले रहे हैं क्या? कुछ हद तक तो 1-2 दिन तो सुनते हैं, फिर वो याद है। तो पढ़ेगी प्रेरित कर जाएगा है। आपकी जो भावना थोड़ी भी है उन्हें जगाना भी होता है ना। वही तो आप इसलिए वही आता है ना, कंपैरिजन फिर उसमें भी चला जाता है कि उससे इतनी फैसिलिटीज तो क्या देखिए, अगर इतना कंपैरिजन का शौक हो ना तो चिंता नहीं करिए। आज के दिन बच्चे ये सवाल भी पूछने लगे हैं कि पिताजी आपकी नौकरी कितने लाख की है और पड़ोसी की कितने की है। ये तुलना भी पसंद आनी चाहिए, फिर आपको वो खराब नहीं लगनी चाहिए। ये तुलना भी पसंद आनी चाहिए कि मैं पड़ोसी की नौकरी तो 1.25 करोड़ की है, आप जिंदगी में पिछड़े रह गए कि 10 लाख भी नहीं कमा पा रहे साल से। ये तुलना भी पसंद आनी चाहिए। फिर अगर किसी तुलना से लगता हो कि चीजें अच्छी हो रही हैं तो ये तुलना भी हमको स्वीकारने की जरूरत है। लेकिन वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस तो बता रहे हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाया था तो ही कुछ कर ले। अगर ऐसे ही कहिएगा ना तो ज्यादा समझ लेगा, बजाय ये कहने के कि देख दूसरे भागे जा रहे हैं, बेटा तू उस नालायक की तरह पीछे पड़ा हुआ है। समस्या होगा। हमारा जो कंसर्न है ना, आप कभी ट्राई करके देखिए ना बच्चे के साथ, उस कंसर्न को आप सीधा सीधा ही उसको बता के देखिए ना, बिना दूसरों से तुलना लाए। देखिए बच्चा रिस्पॉन्ड करता है कि लोग करके तो देखिए, करके तो देखिए। ये जो आपका कंसर्न है ना उसको बता के तो देखिए। दुर्भाग्य ये होता है कि जो कंसर्न भी हम बताने जाते हैं ना उसको भी यहाँ से शुरू करते हैं कि नालायक कुछ नहीं करोगे तो रोज को भीख मांगो। वो कंसर्न हम इस तरह से बताते हैं कि नालायक पढ़ाई कर ले, हमारे बिहार में कहते हैं पढ़ाई कर ले नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो हल चलाना पड़ेगा, नहीं तो खुरपी चलानी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट होता है। आप देखिए ना कि इस वाक्य को सुन करके बच्चा उत्साहित महसूस करेगा कि हतोत्साहित महसूस करेगा। हम अपना ही जो पहला वाक्य बोलते हैं ना मोटिवेट करने के नाम पर, वो कितना डीमोटिवेटिंग वाक्य है। ये एग्जैक्टली ये वाक्य जब कोई आपको कहता है ना तब पता चलता है कि ये वाक्य हमको मोटिवेट कर रहा है कि डीमोटिवेट कर रहा है। ये दूसरे को कहते हुए हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे। तो अगर आप कंपैरिजन को देखेंगे ना कि वो कंपैरिजन किस जगह पे ठीक है, अगर हमने सुविधा से सम्मान को जोड़ रखा है, तुलना की दृष्टि से ही सम्मान और पहचान को जोड़ रखा है, तो कभी भी ये संभव नहीं है कि एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की प्रवृत्ति। कब आ सकती है कॉपरेशन की प्रवृत्ति, उसको अगर देखेंगे ना तो जो देशपाल जी कह रहे हैं ना, एक किसान अगर खेती कर रहा है, खेती करके अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा है और उसकी दूसरों को भी सहयोग करने की मानसिकता और प्रवृत्ति हो, तब तो आपको प्रेरणा मिल यही नीड बेहतर इंसान के रूप में भी आएगी, हर पक्ष का आएगी ना, वही सारे पक्ष का आएगी ना। तो अभी सुविधा से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, एक एक आयाम पे उसको देख लेंगे।
सुविधा की जगह पर भी, खेती की जगह पर भी आप अगर हमसे बेहतर खेती कर रहे हैं और हमको सहयोग करने का सोचते हैं कि हमारी भी खेती बेहतर हो सके, तो आपसे प्रेरणा ली जा सकती है। आपके लिए कृतज्ञता का भाव, गौरव का भाव, श्रद्धा का भाव हमारे अंदर आ सकता है। अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है हमको सहयोग करने की, अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है हमको सहयोग करने की, हमारी भी खेती बेहतर हो जाए उसमें सहयोग करने की अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि हमको जाने अनजाने आपसे ईर्ष्या होने ही वाला है, द्वेष होने ही वाला है, जलन होने ही वाला है। कृतज्ञता तो किसी भी रूप में नहीं हो सकती। तो सहयोग की प्रवृत्ति ही हमारे में तब आ पाती है जब हम एक दूसरे को कंपटीटर के रूप में नहीं देख करके कोऑपरेटर के रूप में देखते हैं, सहयोगी के रूप में देखते हैं। तो आपकी जिंदगी बेहतर होने में हम सहयोग कर पाएं, हमारी जिंदगी बेहतर होने में आप सहयोग कर पाएं, तब हमारा और आपका जीना बेहतर होगा। या हम एक दूसरे की ये समस्या पैदा करते रहें और एक दूसरे से छुपाते रहें, तब बेहतर होगा। एक बच्चे का भी प्रोग्रेस कब अच्छा होगा? जब ये सारे बच्चे एक दूसरे को सीखने समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर हों, या जब एक दूसरे से छुपाने में तत्पर हों। तो लौट के देखिए ना कि कंपटीशन की मानसिकता से, इस कंपैरिजन की मानसिकता से हम वास्तव में सहयोग कर रहे हैं कि एक दूसरे के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट्स में देखिए, जहाँ नौकरी कर रहे लोग ना, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह वो हालत हो गया है। भाषण तो इस पर दिया जाता है कि टीम बिल्डिंग हो, कॉपरेशन हो, आपस में सहयोग हो। तो बच्चों के पास दोनों दबाव हो गया है। सहयोग बाहर से दिखाते भी रहते हैं कि लगे कि सहयोग कर रहे हैं, और अंदर से देखेंगे तो सहयोग की प्रवृत्ति नहीं भी होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को कहीं न कहीं कंपटीटर के रूप में, विरोधी के रूप में देखते हैं। तो जब हम दूसरे को विरोधी के रूप में देखेंगे तब हम दूसरे का सहयोग करने का सोचेंगे, या जब हम दूसरे को अपने संबंधी के रूप में देखेंगे तब हम उसका सहयोग करेंगे। तो हमारा तो कहना एकदम सिंपल है कि दूसरे को अपने संबंधी के रूप में देख करके जो सहयोग हमसे बन सकता है वो आपके लिए कर सके, जो सहयोग आपसे बन सकता है वो हमारे लिए कर सकें, तो हम दोनों का विकास बेहतर हो सकता है। उसको नहीं करके हम आपकी टांग खींचने में समय लगाएं, आप हमारी टांग खींचने में समय लगाएं, क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, दूसरे से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती, मैं सहयोग करना चाहिए। वही धीरे धीरे देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि अपना जीना एक बार ठीक अगर हो सके तो दूसरों को भी ठीक पर ध्यान दिलाने की तरफ काम किया जा सकता है। इतना कठिन नहीं है। कठिन इसलिए हो गया है कि हम स्वयं को ठीक किए बिना दूसरों को ठीक करने की सोचते हैं, और ठीक करने के नाम पर जिस टोन में, जिस लहजे में, जिस शैली में, जिस तरीके से अप्रोच करते हैं ना, वो तरीका ही अपमानजनक होता है, जिसमें बात आगे बढ़ती ही नहीं, बात आगे बढ़ती है। तो अगर कंपैरिजन करना भी है तो हमको ये देखने की जरूरत है कि वो कंपैरिजन एक दूसरे को सहयोग और प्रेरणा की तरफ जा रहा है या एक दूसरे से विरोध और ईर्ष्या की तरफ जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन कर भी रहे हैं आपस में, ये कंपैरिजन दूसरे से सहयोग पाने, प्रेरणा पाने की जगह पर है या दूसरों की तुलना में आगे बढ़ने की जगह पर। अगर दूसरों की तुलना में आगे बढ़ने के आधार पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए समस्या का कारण होने ही वाले। अगर हम तुलना इस आधार पर कर रहे हैं कि जो हमसे बेहतर है उनको पहचान करके हम वहाँ सहयोग पा सकें, और उस व्यक्ति की भी ये प्रवृत्ति हो कि वो हमको कंपटीटर के रूप में नहीं देख करके सहयोगी के रूप में देख रहा हो, तभी एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग का काम हो सकता है। ये जो विकास की आप बात कह रहे हैं ना, टीचर ने क्या किया सही है वो गलत है। अभी आता हूँ आपके मुद्दे पर, एक एक करके तो क्लोज करो, इसीलिए मैंने कहा कि 5-7 मिनट लेके ये सारे प्रश्न को क्लोज करता हूँ ना, पहले आपके पीछे के प्रश्न आए हुए हैं। तो ये जो कंपटीशन की प्रवृत्ति के साथ अगर हम देखेंगे ना, तो सहयोग उभरता ही नहीं। फिर आप उसके खेत जाएंगे भी सब कुछ सीखने के लिए ना, तो या तो आपको बताएगा नहीं, या 4 गलत सलाह दे देगा जिसमें आप 3 साल तक उलझे रहे।
अगर हम एक दूसरे को कंपटीटर के रूप में देख रहे हैं, विरोधी के रूप में देख रहे हैं, तो आप किसी के अच्छे खेत को देखने जाएंगे भी ना, तो या तो आपको बताएगा नहीं, या बताएगा तो 4 ऐसी गलत सलाह देगा जिसमें 3 साल तक आप उलझे रहे, चौथे साल जाके आपको पता चलेगा कि रास्ता भटक गए हैं। तो ये तुलना में अगर दूसरे से आगे होने की प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है, हमारी आपसे और आपकी हमसे, तो विकास के नाम पर एक दूसरे के लिए समस्या पैदा करने का या एक दूसरे को सहयोग नहीं करने का मानसिकता ही पैदा। और बच्चों को जो उत्साहित करने की बात है ना, ये दोनों तरह से हो सकता है। एक तुलना की दृष्टि से भी हम करते हैं उसको, तुलना की दृष्टि से करने जाइएगा तो 10 जवाब उसके पास नहीं है, आपको देने चाहिए। और पहले के बच्चे तो जवाब नहीं देते थे, बेचारे संकोच में चुप रहते थे। आजकल तो 5-6 साल का बच्चा भी ठीक से जवाब देना शुरू कर दिया, जवाब देना सर यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन सर, हमको 1 मिनट दे दीजिए, फिर मैं 2 चीजों पर करके आता हूँ हमारे। तो एक सरल उत्तर ये है कि आप अपने से भी देखेंगे ना, तो बेसिकली आप तुलना में ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा आधे घंटे पढ़ने वाले से तुलना करके 45 मिनट पढ़ ले तो आप उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि मूल उद्देश्य आपका ये है कि बच्चा जिन कंसेप्ट को पढ़ रहा है उसको ठीक ठीक समझ ले, वो उसको समझ में आ जाए, ये मूल उद्देश्य है आपका। उसके लिए आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो जरूरत लगती है ना, उस पर सीधी बात नहीं की जा सकती, उस पर सीधी बात नहीं की जा सकती है। और उस बात को जितना ब्लेम किए बिना, जितना कंप्लेन किए बिना, जितना जजमेंट किए बिना, जितना कंपैरिजन किए बिना करेंगे ना, उतना दूसरे तक पहुंचने की संभावना ज्यादा है। जितना उसको हम ब्लेम से करते हैं, शिकायत से करते हैं, दोषारोपण से करते हैं, पूर्वाग्रह से करते हैं, तुलना से करते हैं, उतना दूसरे तक पहुंचने की संभावना कम होती चली है, कम होती चली है। दूसरा हमसे कनेक्ट होने के बदले डिस्कनेक्ट महसूस करता है। और जो बात आपने कही ना, आप हवाई जहाज में घुमाने के नाम पर बच्चों को पढ़ाइए कि किसी और नाम पे पढ़ाइए, वो पुराना भय और प्रलोभन का मॉडल तो समाज में चल ही रहा है। ये 2 ही मॉडल चलते हैं, या तो पिटाई करते हैं जो भय का मॉडल है, या प्रलोभन का मॉडल है, लालच देने का मॉडल है कि ये तुमको मिलेगा तो उसके लिए करो, ये मिलेगा उसके लिए करो। जब भी आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाने ले जाएंगे ना, तो उनकी रुचि पढ़ने में विकसित नहीं होकर के हवाई जहाज में घूमने में विकसित होगी। और वो जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना 4 घंटे 6 घंटे 3 महीने 6 महीने, वो कोई प्रसन्नता पूर्वक पढ़ाई करेगा ऐसा नहीं हो, वो किसी दबाव के तहत उसको झेल रहा होगा। मैं आपको आईआईटी का बताऊं, बीटेक में जब फर्स्ट ईयर में हम लोग एडमिशन लिए 2003 का बता रहा, फिजिक्स की क्लास थी, पहली ही क्लास लेक्चर हुआ, उसके बाद ट्यूटोरियल क्लास थी, उसमें कुछ असाइनमेंट दिया गया और वो असाइनमेंट ऐसा रहा कि 30 बच्चों का वो ट्यूटोरियल का बैच था। एक बच्चे ने भी असाइनमेंट करना तो दूर की बात, उसको ट्राई भी नहीं किया। ये होता है कि कम से कम प्रयास तो करे, प्रयास भी नहीं किया। तो चर्चा होनी शुरू हुई कि भाई क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों नहीं करके आते बच्चे। तो एक बच्चे ने बड़े अच्छे से उठ के कहा कि सर जब मैं 11th 12th पढ़ता था ना, तो माँ बाप ने ये कहा था कि बेटा 2 साल मेहनत कर लो, आईआईटी पहुंच जाओगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, फिर सारा मौज करते रहे। तो 2 साल उसने सारा दुर्गति करा के बना लिया। अब वहां जाकर के वो किताब खोलने को भी तैयार नहीं। वो तो आईआईटी जाने के बाद पता चलता है कि 2 साल में जितनी पढ़ाई आपने की होगी ना, उतना 6 महीने में करवाने वाले हैं, उतना 6 महीने में करवाने वाले हैं। पहले 6 महीने का सिलेबस 2 साल के बराबर। तो अगर उस विधि से हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उसका पढ़ने में मोटिवेशन नहीं होकर के रिजल्ट में मोटिवेशन। और अगर उस विधि से उसको चलाएंगे तो 2 चीजें होंगी। पहला, साल भर वो दुखपूर्वक पढ़ेगा, कहते भी है माँ बाप कि किसी तरह कष्ट करके 2 साल पढ़ लो, ठीक है, आईआईटी पहुंचने का जिंदगी सफल हो जाएगी। तो वो 2 साल भी वो कष्ट में ही गुजारता है, न कि आराम में रहते हुए पढ़ाई करता है।
पढ़ाई में उसको रस आती है, रुचि आती है, पढ़ना उसको अच्छा लग रहा है और समझने के लिए वो उसमें इन्वेस्टेड है, इसलिए नहीं पढ़ता, वो बाद में मिलने वाले रिजल्ट के लिए पढ़ता है। फिर पूरी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि यात्रा तो पूरी कष्ट से करनी पड़ेगी, मंजिल पे पहुंच के सुख मिलेगा। पूरी जिंदगी वो उस सुख के पीछे भागता रहता है, मिलती कभी नहीं। तो जब तक आईआईटी में नहीं हुआ था तब तक तो लगता है कि आईआईटी का कैरेट आगे लटका हुआ है, गाजर लटका हुआ है, तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हो जाने के बाद कितने दिन उसका सुख मनाते हैं लोग और कितने दिन वापस समस्या में उलझ जाते हैं, कभी आके सर्वे करके देखिए, पता चले। ये तो हर जगह है, जब तक आदमी उसको पता नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्या मंत्री बनो क्या संतरी बनो, जब पालन करना उसके बाद पता लगता है कि कितना बड़ा दुख है और दूसरों को नहीं बताता। देखिए दूसरों को इसलिए नहीं बताता है कि वो जो इज्जत और प्रतिष्ठा अभी हमारी हो गई है ना, उसको बनाए और बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जी। जूते भी खाने पड़ते हैं और मुंह से आवाज नहीं निकले वो भी ध्यान रखना। डिजाइन तो अभी सारा ऐसा हो गया है सर जी। सर मान लो 2 कॉलेज है, उसके आसपास घर ऐसी होगी। सर 2 कॉलेज ऐसे, मान लो एक कॉलेज में स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब वहाँ अच्छे एडमिशन होते हैं, एक कॉलेज में नहीं हो रहे है ना सर, या वहाँ से कम है, उसके कंपेरिजन में कम है सर, तो वो कॉलेज अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा, कुछ तो स्ट्रेटजी बनाएगा ना, वो ये देखेगा वहाँ क्यों आते हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को जो है कंपटीशन नहीं कहेंगे सर कि वो उससे, तो मतलब कंपटीशन करना यहाँ पे सही है क्योंकि उसका बिजनेस है, उसका अपना बिजनेस है, तो दूसरे बिजनेस से कंपेयर करके थोड़ा सा ये चीज़ें है ना, हेल्थी कंपटीशन क्या हो इसको, या फिर जो भी इस तरह से। देखिए जाने अनजाने हमने डिजाइन ही ऐसा बना दिया है कि आपकी सफलता मेरी असफलता पर टिकी हुई है। जाने अनजाने हमने जीने का डिजाइन ही ऐसा बना लिया है कि आपकी सफलता मेरी असफलता पर टिकी हुई, मेरी सफलता आपकी असफलता पर टिकी हुई। आगे चले जाओ, आगे अगर तुलना की इस प्रवृत्ति के साथ ही हम पूरे सिस्टम को बना लिए हैं तो समस्याग्रस्त तो हम होने ही वाले। अगर इसी कंपैरिजन के माइंडसेट के साथ ही हमने डिजाइन को इस तरह से बना लिया है जहां आपकी असफलता पर मेरी सफलता टिकी हुई है और मेरी असफलता पर आपकी सफलता टिकी हुई है, तो हम समस्याग्रस्त तो होने ही वाले, होने ही वाले। उस समस्या से तो हम भाग भी नहीं सकते। उपाय पूछेंगे क्या है? उपाय एकदम सरल है। आज के दिन देखिएगा ना क्यों ऐसा हो गया है। समाज में जितने इंजीनियर की जरूरत है ना, उससे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के हम बैठे हैं। समाज में जितने इंजीनियर की जरूरत है उससे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के हम बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी समय में इंजीनियरिंग को हमने बहुत पैसा और सम्मान से जोड़ दिया, उसको पैसे से और सम्मान से जोड़ दिया है। तो इंजीनियरिंग का जॉब, मेडिकल का जॉब, यही हमको जॉब के रूप में दिखाई देता। बाकी चीजों में या तो आज के दिन पैसा नहीं, या पैसा है तो सम्मान नहीं। आजकल तो कई काम ऐसे हो गए हैं जिसमें पैसा बहुत है, सम्मान नहीं। तो ये सिस्टम के डिजाइन में हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों हमने ऐसा डिजाइन बना लिया है, और समाज में ऐसा डिजाइन अगर बना के रखेंगे तो समस्याएं तो होने ही वाली। हमारे बाबूजी बार बार सुनाते रहते कहानी कि आज के दिन स्थिति ऐसी हो गई है कि छोटा बेटा एक डिग्री लेके घूम रहा, शाम को घर लौट के कहता है कि नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ गई, और बड़ा भाई लौट के आता है, कहता है खेत में गन्ना लगा हुआ है, काटने को मजदूर नहीं। तो एक तरफ काम उपलब्ध है जिसके लिए आदमी नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ हम सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, काम देने वाला कोई नहीं। तो हमको एक बार रुक के ये सोचने की जरूरत तो पड़ेगी कि समाज की जगह पर हर काम के लिए आदमी उपलब्ध होने की जरूरत है कि नहीं, उस हर काम का एक जैसा सम्मान होने की जरूरत है कि नहीं। और अगर वो डिजाइन हम नहीं बनाएंगे तो समाज हमेशा अभावग्रस्त रहेगा कि नहीं, समस्याग्रस्त रहेगा कि नहीं। आज की सरकार से लेके समाज तक किसी के बस में नहीं है कि नौकरी देकर के बेरोजगारी की समस्या हल कर दे।
नौकरी दे करके बेरोजगारी की समस्या हल कर दे, ये सरकार के बस में भी नहीं है, समाज के बस में भी नहीं। हल कब हो सकता है? हल हो सकता है अगर हर आदमी उत्पादन के तरीकों में भी भागीदारी करना शुरू करे। उत्पादन पे कर किए बिना बेरोजगारी की समस्या कभी हल नहीं, क्योंकि नौकरी हर आदमी को मिलने का कोई डिजाइन ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने उस थोड़ी नौकरी को मुख्य गोल बना दिया है, उसी के लिए पूरे 20 करोड़ बच्चों को धकेल दिया है। फिर कहते हैं समाज में बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी तरफ बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जिनको हाथ लगाने वाला कोई नहीं बचता। आज के दिन भोजन सबकी जरूरत है, सबको शुद्ध भोजन चाहिए। खेती करने के लिए बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिलेगा जो अपने मन से खेती करने की सोच रहा है। मजबूरी में, बाध्यता में करने वाले लोग अलग हैं। स्वेच्छा और प्रसन्नता से खेती करने वाले लोग हजारों में एक मुश्किल से मिलेंगे। अगर 1000 आदमी खेती करता हुआ मिले ना तो एक मुश्किल से, 1000 आदमी गाय पालता हुआ मिले ना, एक मुश्किल से मिलेगा जो स्वेच्छा और प्रसन्नता से पालता। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि क्या हमको गाय की जरूरत नहीं है क्या? मुझे लगता है कि बाकी नौकरी के बिना तो काम चल सकता है, भोजन के बिना, दूध के बिना, पानी के बिना हमारी जिंदगी चल भी सकती है। उसमें भागीदार लोगों को अगर हम उचित सम्मान नहीं देंगे, उचित राशि नहीं देंगे, तो जिंदगी कैसे ठीक चलेगी? समाज की समस्याएं कैसे हल हो जाएगी? और ये कंपटीशन तो हमने आपने बना करके रखा है कि वो 10,000, 20,000, 25,000 या 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख नौकरी को ही हम नौकरी मानते हैं, ठीक? बाकी सबको हम बेकार मानते हैं। और 20 करोड़ लोगों को, बच्चों को हम उस 4 लाख, 5 लाख नौकरी की तरफ दौड़ा देंगे, समाज में समस्या नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये तो हमारा आपका तैयार किया हुआ डिजाइन फॉल्ट है। जबकि सुविधा की आवश्यकता हर आदमी की पूरी होने की जरूरत है, या 4-6 लाख लोग खा लें बाकी 19 करोड़ भूखे मरे? और जिस समाज में 19 करोड़ लोग भूखे मरेंगे वो समाज ठीक चलेगा क्या? आज के दिन देखिए ना, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे आपको बाइक पर जाके चेन छीनते हुए दिखाई देंगे, पर्स लेके भागते हुए दिखाई देंगे। किसी दिन अखबार को खोल दीजिए, 4 न्यूज उसका दिखाई दे। तो एक जगह हम पूरी फौज को धकेले जा रहे हैं, दूसरे बाकी कामों में कोई हाथ लगाने वाला नहीं बच गया है। ये हमारे आपके गलत डिजाइन का ही तो फल है, और कहां से होगा? ये क्या है? और उसका दुष्परिणाम देखिए ना, वो 20 करोड़ बच्चों में से जिस 10-5 लाख की नौकरी लग जाती, उसको छोड़ के जितने बच गए वो बेचारे परेशानी में, डिप्रेशन में, अवसाद में, तनाव में घूमते रहते हैं, और पूरा समाज भी उनको पीछे से ताना मारता रहता है, घर से लेके बाहर तक। जिन 10 लाख की नौकरी लग जाती ना, उनमें भी आप थोड़ा अंदर जाके देखेंगे ना, तो दिखेगा कि आधे लोग उसके बाद भी 5 साल तक दूसरी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट वहाँ भी नहीं। तुलना की मानसिकता के कारण उसमें जो पीछे के 5 लाख लोग हैं ना, वो तो आगे की नौकरी की तैयारी करते हैं। और पीछे के 5 लाख को तो छोड़िए, यूपीएससी में भी जो लोग आईएएस जिनको मिल जाता है, जिनको आईपीएस मिलता है ना, आईपीएस मिलने वाले बहुत सारे लोग आपको साल 2 साल तैयारी करते हुए दिखाई देंगे आईएएस बनने। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खूब तैयारी करें तो सब पीछे रह गए, फिर करें क्या? देखिए, अगर पूछेंगे कि क्या करें जो पीछे रह गए, हमको ये समझने की जरूरत है कि समाज का डिजाइन तो ऐसा ही बनाने की जरूरत होगी जिसमें हर आदमी को उत्पादन पूर्वक पेट भरने की सुविधा उपलब्ध। सर एक चीज हो, मान लीजिए वर्कशॉप चल रही है यहाँ पर, यहीं पर 50 बंदे बैठ सकते हैं, बंदे आ जाए, यदि कुछ पर्सन आ जाए 100, तो आप क्या करोगे? कुछ बाहर वर्कशॉप चला लेंगे जी, आंगन में। आप वहाँ से मान लीजिए वहाँ पर 100 आ जाए, वहाँ से ज़्यादा आ जाए तो बार बारिश हो जाए अगर ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 100 की जगह 150 आ जाए ना, हम कुछ नहीं करेंगे, अगली बार एक और बड़ा हॉल लेंगे जिसमें वर्कशॉप चला सकते। उस टाइम पे तो तकलीफ कहाँ है? 50 निकाल रहे हो आप, तो 50 निकाल रहे हो तो नाइंसाफी हो रही है। वही, अगर निकालोगे कैसे? अगर आप हमसे पूछेंगे ना
तो मैं तो एकदम सिंपल काम करता हूँ। जैसे इस वर्कशॉप को भी कैसे किए, ठीक, हमको पता है कि यहाँ रहने के लिए 70-80 लोगों का इंतजाम, हम इन्विटेशन भेजे लोग, आप यहाँ 70-80 जो आ गए, अगर उसके बाद भी नंबर होता, अगला वर्कशॉप 15 दिन बाद कर देंगे जी, 1 महीना बाद कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे। आप किनको वापसी करोगे? हम तो अगर हमसे पूछेंगे तो मैं तो एकदम सिंपल करूंगा, मैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, ये तो रजिस्ट्रेशन करके ही लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते। हम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही जब नंबर फुल हो जाता है तो हम मना कर देते हैं आगे। हमारा तो एकदम सिंपल नियम है कि रजिस्ट्रेशन फुल हो जाता है, हम आगे मना कर देते हैं फिर कि अब अगले वर्कशॉप में आइए, जैसे अभी हो ही रहा है हमारे, वही तो कंपटीशन हो गया सर। वही अगर आप इसको देखिएगा तो ये कंपटीशन तब होता जब बाकियों को आगे अवसर नहीं मिलता। अगर बाकियों को अवसर नहीं मिलेगा तब तो ये कंपटीशन में जाएगा, अगर बाकियों को भी अवसर मिल जाएगा तो कंपटीशन में नहीं जाएगा, फिर तो व्यवस्था बनेगी, व्यवस्था बनेगी। तो हर आदमी इंजीनियर बने इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर नहीं बन रहा है उसको भी समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अवसर अगर उपलब्ध है, उसको भी अगर अपना भरण पोषण के लिए, समृद्धि के लिए आवश्यक सुविधा का इंतजाम उपलब्ध है तो समस्या नहीं होती, समस्या नहीं। समस्या इसलिए होती हुई दिखाई देती है कि वही थोड़ी नौकरी, वही थोड़े लोग उसमें कूदते हुए दिखाई। तो अभी का तो दुर्भाग्य हो गया है, मैं उस तुलना की मानसिकता से इसीलिए शुरू किया हूँ कि इस कंपटीशन और कंपैरिजन के माइंडसेट में आकर के एक आदमी को भी अपने लिमिट का पता नहीं चलता है। हमको चाहिए क्या ये पता ही नहीं, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने का डिजाइन ही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक डिजाइन है, ये हमको आपको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो डिजाइन ही तुलना पे खड़ा है, कंपैरिजन पे खड़ा है, कंपटीशन पे खड़ा है। अच्छा, अपने घर की जगह से देखिएगा, तब तो हमको लगता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, हमारा बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया, मेडिकल में चला गया, बात खत्म, लगता है वेल एंड गुड, जिंदगी सेटल हो गई। समाज की जगह से देखिएगा ना तो ये समझ में आता है कि 20 लाख बच्चे घर रहे थे, 10,000 बच्चों का हुआ, 19,90,000 बच्चे रोड पे आ ही गए, जिनके लिए जिंदगी में कुछ बेहतर ऑप्शन खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। और अगर 19,90,000 बच्चों को जिंदगी में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जिस समाज में 20 लाख में से 19,90,000 बच्चों को बेहतर जीने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, समाज आराम में रहेगा कि कैसा? ये तो पहचानना ही पड़ेगा ना हमको। आप तो समाज पीछे रहेगा। और अभी जैसा आपने बताया जो गाँव में काम कर, असली काम उसका ही है सर, आप जो बता रहे थे कि असली काम उसका ही है, वो उत्पादन ना करे तो चाहे 20 करोड़ वाला जॉब करे, कुछ भी, जो किसान हमारा वही तो खा रहा है, तो मेन तो उसका ही काम है, लेकिन उसको वो इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, उसको वैल्यू दी नहीं गई, वो चीज़ थोड़ा सी ये चीज़ें हैं। गन्ना खराब है, आप जाओगे वहाँ पर देखने के लिए तो आपको लगेगा कि यार ये वाला तो गन्ना अच्छा हो रहा है या ये गन्ना मेरा खराब है, तो सर ये सब आएगी है। वही, अगर मेरे खेत में गन्ना खराब हो रहा है और आप हमको गन्ना बेहतर करने में सहयोग करने के लिए तैयार रहें तो आपसे ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? तो दूसरे पे डिपेंड करता है ना। तो सारा ईर्ष्या तो वहीं पे खड़ा है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि दूसरे से साथ सहयोग की मानसिकता से हम जीते हैं ना तो ईर्ष्या नहीं होती। सहयोग की मानसिकता जब नहीं होती है तब ईर्ष्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा खेत गन्ने के हिसाब से ठीक नहीं है तो हम चना भी तो लगा सकते, हो सकता है खेत भी उपजाऊ नहीं हो गन्ने के हिसाब से, हम चना क्यों नहीं लगा सकते? हमारी मेहनत भी तो डिपेंड करती है ना कि हमने उस चीज़ के लिए कितना करा। बिल्कुल, हो सकता है कि हमने बराबर वाले के कंपटीशन में हमने उतनी मेहनत ना करी हो ही सकता है कि उतनी मेहनत नहीं करें, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर मेरे पास जो है, जैसे मान लीजिए मेरी नौकरी 10 लाख की है, उदाहरण दे रहा हूँ, और मुझे दिखता है कि मेरा सारा जिंदगी का खर्च जो है ठीक वो उसमें आराम से चल जा रहा है ठीक, और जो हमको समाज के लिए भी बेहतर करना है मैं कर पा रहा हूँ ठीक, तो हम आपके 20 लाख से कंपटीशन क्यों करने चाहिए? हमको जिस रास्ते में जाना नहीं उस रास्ते में आपसे हम कंपटीशन क्यों करें? अगर हमारी तुलना की मानसिकता नहीं है और हमको दिखता है कि मेरे रहने के लिए पर्याप्त घर है,
और आपने 6 घर खरीद रखा है यहाँ से लेके दिल्ली तक, हम क्यों 7 घर खरीदने का सोचेंगे? इच्छा पे करता है, इच्छा को कंट्रोल ये डिपेंड करता है इस बात पर कि सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम हमने किया है कि नहीं किया। ये इस समझ पे डिपेंड करता है कि हमारी सुविधा की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसको पहचानने का काम हम अपने अधिकार पर कर रहे हैं या सामान से सम्मान को जोड़ करके, सुविधा से सम्मान को जोड़ करके उस लूप में फंस गए। वो जो सारी इच्छा बनती चली जाती है ना, वो बनती इसलिए चली जाती है क्योंकि हम सुविधा की आवश्यकता को अपनी जरूरत को केंद्र में रख के पहचानने के बदले उसको सम्मान और पहचान से जोड़ दिए हैं और दूसरों की तुलना में उलझ करके चले गए। तो ये जो खेत में लगा हुआ गन्ना है, ये शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता को पूरा करने के लिए है या सम्मान पाने के लिए है? ये सवाल तो हमको आपको पूछने की जरूरत है। ये जो कपड़ा हम पहन रखे हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखने और आराम देने की दृष्टि से है या सम्मान पाने की दृष्टि से है? ये जो हाथ में मोबाइल लेकर के हम घूम रहे हैं, ये मोबाइल हमारे बात करने में सहयोग करने और फोटो लेने की दृष्टि से है या स्टेटस सिंबल की जगह पर खड़ा हो गया? ये जो घर हम बना रहे हैं, ये घर हम सुविधाजनक ढंग से गर्मी सर्दी बरसात में रह सके इसके लिए हो गया है या ये घर भी हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है, पहचान का मुद्दा बन गया है? ये समझ विकसित करना फंडामेंटली जरूरी है। तो हम ये बात नहीं कह रहे कि इच्छाओं को कम करना शुरू करिए, हम ये बात नहीं कह रहे कि इच्छाओं को काटना शुरू करिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि इच्छाओं को लिमिट करना शुरू करिए। हम कह रहे हैं कि इच्छाओं को समझना तो शुरू करिए कि वो इच्छाएं आपकी शरीर की आवश्यकता से जुड़ी हुई हैं या आपने सुविधा से सम्मान पाने के लिए इच्छा बना लिया है। और सुविधा से सम्मान पाने के लिए अगर इच्छा बना लिया है तो रुक करके देखा जाए कि उससे सम्मान मिल रहा है या ईर्ष्या और जलन बढ़ रही है। रुक करके देखा जाए कि उससे हम आराम में आ रहे हैं या तनावग्रस्त और हो रहे हैं। रुक करके ये देखा जाए कि उससे अहंकार और हीन भावना में हम फंस रहे हैं या बहुत सम्मान पैदा हो रहा है। रुक करके ये देखा जाए कि उससे दूसरा हर आदमी हमको कंपटीटर और विरोधी के रूप में दिखाई देता है या सहयोग की प्रवृत्ति अपना आ पाती है। रुक करके ये देखा जाए कि तुलना के आधार पर जब हम सुविधा से सम्मान पाना चाहते हैं तो क्या सुविधा की आवश्यकता को भी हम कभी तय कर पाएंगे? और अगर सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होगी तो जिंदगी में कभी समृद्धि का भाव हमको आ भी सकता है क्या? जो कल समृद्धि के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी कि आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि के भाव का नाम समृद्धि है, तो क्या वो समृद्धि कभी आ भी पाएगी अगर हम इस तुलना की मानसिकता में फंसे हुए हैं? तो हम काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इच्छाओं को कम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम मन मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं साइज क्या है अपनी उसको पहचानना तो शुरू करें, जरूरत क्या है अपनी वो पहचानना तो शुरू करें। तुलना की प्रवृत्ति में चले गए तो 1 लाख की नौकरी लगे कि 1 करोड़ की नौकरी लगे, समस्या में रहने की गारंटी। तुलना की प्रवृत्ति में फंस गए तो 10 लाख की गाड़ी खरीदें कि 1 करोड़ की गाड़ी खरीदें, समस्या में फंसे रहने की गारंटी। तुलना में अगर फंस गए तो 500 के कपड़े पहने हुए हैं कि 5000 के कपड़े पहने हुए हैं, दुखी होने की गारंटी। तुलना में अगर फंस गए हैं तो 5000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं कि 1 लाख का मोबाइल लेके घूमे, दुखी रहने की गारंटी। तो हम कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि इच्छाओं को काट लें, कम कर लें, हम कह रहे हैं देखना तो शुरू करें कि वास्तव में हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्या ज़रूरतें नहीं हैं। कहीं अपनी ज़रूरतों को ठीक से नहीं समझने के कारण हम गलत लूप में तो नहीं फंसते हैं, ये पहचानना शुरू करने की ज़रूरत है। भैया कुछ कह रहे थे आप, सॉरी नसीम भैया आप कुछ कह रहे थे। तो मैं बार बार इच्छा कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मन मार करके संतोष लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये देखना तो शुरू करिए कि हमारी जरूरतें क्या हैं और क्या नहीं है। और एक उलझा हुआ समाज अगर हमने बना लिया है, आग अगर सब तरफ लगी हुई हो, किसी एक साइड से ही तो उसको बुझाने का काम शुरू कर सकते। 2 ही उपाय है, या तो आग लगी हुई है तो हम भी उसमें कूद जाएं, बाकी संसार जल रहा है हम भी जल जाएं। दूसरा उपाय यह है
कि हम आग से बचे रह सकें और एक किनारे से उसको बुझाने के काम को शुरू कर सकें। तो अगर समाज में सब जगह समस्या दिख रही है तो एक दिन में ठीक हो जाएगा ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही हो सकता है। लेकिन अपने लिए तय करने की बात यह है कि हम उस समस्या के ही हिस्से बनना चाहते हैं या कुछ समाधानित होकर के समाधान के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं। और इसको बार बार देखना और पहचानना इसलिए जरूरी है कि आज के दिन जो हम इतना अभावग्रस्त महसूस कर रहे हैं ना, वो अभावग्रस्त इसलिए नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान के उसको पूरा नहीं कर पाते। वो अभावग्रस्त इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमारी हर सुविधा की आवश्यकता जाने अनजाने तुलना में जाके उलझ गई। सम्मान से, पहचान से, स्टेटस सिंबल से वो जुड़ गया। और ये प्रवृत्ति छोटे से छोटे जगह से पैदा होनी शुरू हो। बचपन से ही हम उसी तरह से बच्चे को बड़ा करने का जाने अनजाने काम करते हैं। घर में 2 बच्चा भी होता है तो हम वो दोनों के बीच तुलना सुबह से शाम तक करते हैं, पढ़ाई को लेके, खाने पीने को लेके, रहने को लेके, घर में काम को, भागीदारी को लेके, साफ सफाई को लेकर के। ये सारी तुलना की प्रवृत्ति से जितना भी बात करने जाएंगे उन बच्चों के बीच दूरी बढ़ने वाली है, ये पहचानना जरूरी है। और सर ये भी है जितनी तुलना बंद हो जाएगी समाज भी नहीं चल पाएगा जी। जितनी तुलना बंद हो जाएगी ना फिर समाज चल भी नहीं पाएगा। जब तक मैं ये नहीं कहूँगा अपने बच्चे को देख उससे कुछ नहीं, अगर सब बच्चे वहीं पड़े रहेंगे तो फिर समाज नहीं चलेगा। ये अच्छा तुलना करनी तो बहुत जरूरी है। ये बताइए हमको कि यहाँ सब लोग अगर अभी दोपहर का लंच नहीं करें जी, आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? लंच अलग बात है, तो मैं आपकी तुलना कह रहा हूँ। आप करना चाहेंगे कि नहीं सर वो करना चीज अलग है, जो मैं कह रहा था तुलना नहीं करेंगे एक दूसरे से तो समाज नहीं चलेगा। इससे ये तो पता चल रहा है ना कि बाकी लोग चाहे लंच करें चाहे नहीं करें, लंच आपकी जरूरत है। बाकी लोग डिनर करें चाहे नहीं करें, डिनर आपकी जरूरत है। बाकी लोग ठंड में, बाकी लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हो तो भी कपड़ा आपकी जरूरत है। ऐसे आदमी है तो उसके पास नहीं है तो मैं भी नहीं होगा, मैं भी नहीं कहूँगा। ऐसे भी आदमी है समान, वही नहीं कहिए आप। देखिए ऐसे समाज है मेरे पड़ोसी के पास खाना नहीं तो आज मैं भी नहीं खाऊंगा। देखिए जो पड़ोसी के पास खाना नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ये वही सोच पाता है, ठीक है, जिसका पड़ोसी के साथ स्नेह का भाव। सर तो अपना आदान को बांट सकता है। बुद्धि लगाने जाएंगे तो 20 बुद्धि निकल के आ जाएगी। सहयोग और स्नेह की प्रवृत्ति के साथ 20 रास्ते निकल जाते हैं। अभी जो हम मान रखे हैं ना कि तुलना से ही एक दूसरे को आगे बढ़ने का काम हम कर रहे हैं, हमको ये पहचानना जरूरी है कि हमारी कुछ मूलभूत जरूरतें, मेरे घर में रोज झगड़ा होगा, आप अपने घर में स्नेह से जीना चाहेंगे कि आप भी झगड़ा करना चाहेंगे? सर एक आपके प्रश्न पर पहले एक प्रश्न समझ में तो आए। तो देखिए ये समझ में आना जरूरी है कि भोजन की जरूरत, कपड़े की जरूरत, घर की जरूरत, ये इतनी सारी जरूरतें हैं। एक आदमी को संसार में मिल रहा है तब भी हमारी जरूरत है, ज्यादातर लोगों को मिल रहा है तब भी हमारी जरूरत है, सबको मिल रहा है तब भी हमारी जरूरत है, किसी को नहीं मिल रहा है तब भी हमारी जरूरत है। इसी तरह से इधर पलट के देखिए, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीने की जरूरत। एक परिवार ऐसा जी रहा हो तब भी हमारे परिवार में जरूरत है, अनेक परिवार जी रहे हो तब भी हमारे परिवार की जरूरत है, सारा परिवार जी रहा हो तब भी हमारे परिवार की जरूरत है, और एक परिवार ऐसा जीता हुआ नहीं हो तब भी हमारे परिवार में हमको ऐसा जीने की जरूरत है। तो अपनी जरूरतों को पहचानने जाएंगे ना, तो चाहे मैं से जुड़ी हुई जरूरत हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई जरूरत हो, बिना तुलना के भी उसको पहचाना जा सकता है, उसको पूरा करने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। जितना इसको हम तुलना में बांध करके लेते चले जाएंगे उतनी अपने लिए भी समस्या होने वाली है, दूसरे के लिए भी समस्या होने वाली है। और जो प्रोग्रेस की बात कह रहे हैं मैं उस पर फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि तुलना की मानसिकता के साथ हम दूसरे को सहयोग करने का सोचते हैं कि दूसरे के प्रोग्रेस में बाधा डालने की सोचते हैं। ये हिसाब लगा के तो देखा जाए, ये हिसाब लगा के तो देखा जाए, हमारी अभी देखने की दृष्टि ऐसी हो गई है कि हमको लगता है एब्सोल्यूट रेफरेंस में कुछ पता ही नहीं चलता है। जितना ध्यान से देखेंगे उतना दिखाई देगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में भी अपनी ये सारी जरूरतों को पहचाना जा सकता है, ये सारी जरूरतों को पहचाना जा सकता है, और
हम में से हर आदमी उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो किसी को भोजन नहीं मिल रहा हो तब भी भोजन मेरी जरूरत है, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा हो तब भी कपड़ा मेरी जरूरत है, और हम उपाय इसी बात का सोचेंगे कि हमको भी कपड़ा मिल सके और बाकी लोगों को भी मिल सके। किसी को रहने के लिए घर नहीं हो, हर आदमी बारिश में भीग रहा हो ना, तब भी घर हमारी जरूरत है। एक आदमी भी सम्मान के साथ नहीं जी रहा हो तब भी सम्मान हमारी जरूरत है। एक आदमी भी स्नेह के साथ नहीं जी रहा हो तब भी स्नेह हमारी जरूरत है। तो जितना ध्यान से देखेंगे ना, ये सारी जरूरतों के बारे में दिखाई देगा कि ये रिलेटिव नहीं है, तुलना पर नहीं खड़ा है, ये एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। किसी दूसरे की तुलना में ये सारी जरूरतें नहीं खड़ी, बल्कि ये सारी जरूरतें स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम में से हर मानव की जरूरत है। बल्कि जितना इसको समझते जाएंगे उतना दिखाई देगा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेद नहीं दिखाई देता है इसमें से। आदमी पुरुष हो कि स्त्री हो, गरीब हो कि अमीर हो, बिहार का हो कि यूपी का हो, आंध्रा का हो कि यूपी का हो, नेपाल का हो कि भारत का हो, ये सब के लिए ये बात दिखाई देती है कि ये आवश्यकताएं एब्सोल्यूट टर्म में पहचानी जा सकती है। जाने अनजाने हमने ये सारे मुद्दे को रिलेटिव बना दिया है, ये पहली प्रॉब्लम है। और वो रिलेटिव बना करके हम कंपटीशन की मानसिकता में उलझ गए हैं सहयोग के बदले। तो एक दूसरे के विकास में सहयोग के नाम पर हम समस्या पैदा कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम। सर इसमें ये चीज तो सही है, आपस में सहयोग होना भी अच्छी बात है ना। आप लेकिन यहाँ एक चीज है, आपने किसी का आपने तो सहयोग किया, लेकिन उस बंदे का अपना नेचर है कि वो मतलब उस तरह का नहीं है। आपने तो सहयोग किया, लेकिन जब आपके पास जब वक्त आया तो उसने सहयोग नहीं किया, तो सर वहाँ पे ना आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, यार मैंने तो इसकी हेल्प करी थी जब इसकी जरूरत थी और आज ये हेल्प नहीं कर रहा। बिल्कुल आएगा, वहाँ माइंड में थोड़ा सा आएगा। इसीलिए ठीक समाज तो यही होगा कि हम भी आपका सहयोग कर सकें, आप भी हमारा सहयोग करें। पहुँचने की जगह तो वही होगी ना। देखिए मैं स्वस्थ हूँ और आप बीमार हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ और आप बीमार हैं, तो हमारा गोल क्या होगा? दोनों बीमार हो जाए, इस तरफ चले जाएं, या आप भी स्वस्थ हो जाए, इस तरफ हम बढ़ सकें। तो अगर मेरी सहयोग की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आपकी सहयोग नहीं करने की प्रवृत्ति है और वो खराब है, तो आपको बदलने की जरूरत है कि हमको बदलने की जरूरत है? आपको मलेरिया और टाइफाइड हो रखा है, हम स्वस्थ हैं, तो आपको ठीक होने की जरूरत है या हमको भी मलेरिया और टाइफाइड हो जाइए ठीक? क्या ठीक है? ठीक है, वो भी ठीक है। अगर वो नहीं करते हमारे सहयोग, देखिए एक बार ठीक अगर ये है तो मैं फिर से ये बात कहूँगा, एक बार अगर ये पता चल जाए कि ठीक ये है, तो एक बार ये तो देख लें कि उस दिशा में कुछ रास्ता निकल सकता है कि नहीं, कुछ उपाय कर सकते हैं कि नहीं। हमने जो शुरू में लिस्ट बनाई थी ना, ये लिस्ट इसीलिए बनाई थी कि यहाँ काम करने से यही उपलब्धि होगी। व्यवहार में अगर ठीक करने के काम को हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, दूसरे को सटीकता से ध्यान दिलाने के लिए अपनी योग्यता का विकास नहीं किया है, तो यहाँ समस्याएं बनी ही रहेगी। यहाँ की भले आप सॉल्व करें, तो गर्मी सर्दी की प्रॉब्लम तो यहाँ पैसे से हल कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार की समस्या के लिए हमने काम भी क्या किया है? जो तरीके हमको आते थे, उन तरीकों को बेहतर और विकसित करने के लिए हमने कितना समय और प्रयास लगाया? अगर समय और प्रयास नहीं लगा रहे हैं उन तरीकों को बेहतर और विकसित करने के लिए, तो अपने आप रास्ता कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा? अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे इन मुद्दों पर कि दूसरों को भी ध्यान कैसे दिलाया जा सकता है। उसके पहले इस पर बात करेंगे कि हम खुद भी ठीक जी रहे हैं या हमने सिर्फ अपने को ठीक मान लिया है। क्योंकि अगर ठीक मान भर लिया है हमने, जीने का काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। फिर तो हम अपने को ठीक मान के बैठे रहें, आप अपने को ठीक मान के बैठे रहें, बात बढ़ेगी कैसे आगे?
तो सेशन क्लोज करने के पहले मैं फिर से इस बात पर ध्यान दिला दूं कि हमको ये पहचानने की जरूरत है कि मानव के रूप में ये जो दो अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं हमारी, एक शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, एक मुझसे जुड़ी हुई आवश्यकताएं। शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता शरीर के साथ बदलती रहती है। तो शरीर छोटा हो तो एक तरह से चाहिए, बड़ा हो तो दूसरी तरह से चाहिए, बूढ़ा होगा तो तीसरी तरह से चाहिए, स्वस्थ हो तो एक तरह से चाहिए, बीमार हो तो दूसरी तरह से चाहिए। ये वेरिएशन आपको दिखाई देगा शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता। मैं से जुड़ी हुई आवश्यकता में ये दिखेगा कि ये आवश्यकताएं शरीर के साथ नहीं बदलती, इसलिए इस पर उम्र का, शरीर के रंग का, रूप का, स्वास्थ्य का, बीमारी का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है कि स्वस्थ है तो स्नेह चाहिए, बीमार नहीं में है तो विरोध नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वस्थ है तब तो सम्मान चाहिए, बीमार है तो अपमान नहीं चाहिए। चाहिए तो दोनों ही स्थिति में सम्मान और स्नेह ही। और इसको जो पूरा करने का ढंग है वो सही समझ और सही भाव से पूरा करने जाए तो हर किसी के लिए पूरा हो सकता है। मुझ में आपके लिए सम्मान का भाव हो, आप में मुझ में मेरे लिए सम्मान का भाव हो, हम दोनों को सम्मान आराम से मिल सकता है। आप में मेरे लिए स्नेह का भाव हो, मुझ में आपके लिए स्नेह का भाव हो, दोनों को स्नेह सहजता से मिल सकता है। अगर इसको सही समझ और सही भाव से पूरा करने के बदले हम सुविधा से सम्मान को पाने में जाएंगे तो ये समस्या उलझने ही वाली। तो ये जो सारा दूसरों से कंपैरिजन का माइंडसेट है, हमारा दो छोटा प्रश्न है जिसको आराम से ब्रेक में विचार करते रहिए। पहला प्रश्न ये है कि ये कंपैरिजन कहीं आप सुविधा को सम्मान से जोड़ के तो नहीं कर रहे, और अगर सुविधा को सम्मान से जोड़ के कंपैरिजन कर रहे हैं तो कभी भी वो सम्मान आपको हमको मिलने भी वाला है। एक तो ये देखा, दूसरा ये देखा जाए कि ये सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम हमने अपने लिए किया है कि नहीं किया है, और वो आवश्यकता हम अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पहचान करके तय कर रहे हैं या वापस दूसरे की तुलना में जाकर के ही उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये जांच परख करके देखना। हम ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो इससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे, हाँ आपके प्रश्न